अपन ने दो प्रकार के वोल्ट पढ़े थे क्या, एक एसी और एक डीसी। जैसे एक एसी होता है और एक होता है डीसी। अब एसी मतलब बड़ी बड़ी मशीन जो होती है, देखें ट्रांसफार्मर देखे कि नहीं, देखें ना, और जनरेटर वगैरह, ट्रांसफार्मर जनरेटर तो भला अपने आप में चलता है, पर ट्रांसफार्मर टावर देखे होंगे, बड़ी बड़ी लाइनें होती है, वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है कि इलेक्ट्रिकल्स है? इलेक्ट्रिकल्स, जो सीधे मतलब जो हाई वोल्टेज करंट रहता है जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट इसका मतलब क्या होता है, देखो अल्टरनेट करंट कैसे काम करता पता कि नहीं आपको, इस प्रकार, ठीक है। जैसे आपको अगर झटका लगा, कहीं करंट पकड़ लेते हैं, धोखे से पकड़ते क्या जानबूझ के पकड़ते, धोखे से पकड़ते तो एक बार छोड़ेगा फिर पकड़ेगा, और जो डीसी है वो पकड़ लिया तो पकड़ लिया, मतलब आपको वाइब्रेशन बस होगा झंझनाट टाइप। पर एसी में एक झटका लगा फिर छोड़ेगा और दोबारा पकड़ के रखे तो क्या होगा, पकड़ ही लेगा, है ना। तो चलो अपन ने देखे थे कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से निर्देश प्राप्त करके प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट प्रदान करता है। अब इन सभी के लिए उसको कुछ ना कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। कौन कौन सी डिवाइसेस थी, इनपुट लेगा तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेस करेगा तो प्रोसेसिंग डिवाइस, और आउटपुट देगा तो आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ अपन ने देखे थे तीन चीजें, तीन जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक यूजर होता है। ये तो कॉमन चीज है कि होने ही चाहिए, ठीक है। पर प्रोसेस में अपन ने देखे थे क्या, ये प्रोसेस में देखे थे ना, कहाँ गया, ये देखो, ये देखे थे। पहला इनपुट लेगा तो इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस हमको पता है बेसिक रूप से सबसे ज्यादा जरूरी होती है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद किसका जरूरत होता है, माउस का। उसके बाद रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लेते जाते हैं। प्रोसेसिंग के लिए सबसे मुख्य कौन है, सीपीयू, या फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेसर। कौन सी जनरेशन में यूज होने लगा था माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में, है ना। माइक्रो कंप्यूटर कब बने थे, फोर्थ में। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोला गया, क्योंकि वहां पे माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा था, ठीक है। अब आउटपुट जो देगा वो किससे देगा, या तो मॉनिटर से या तो प्रिंटर से, या एक डिवाइस और ये रखी देखो कि क्या बोलते हैं इसे, स्पीकर, ठीक है। और बहुत सारी डिवाइस होती है। फिर अपन ने देखो देखे थे ये सारी चीजें। ब्लॉक डायग्राम पता है ना कैसे काम करेगा। इनपुट डिवाइस मतलब कोई भी डिवाइस हो सकती है जिससे यूजर निर्देश देगा। निर्देश देने के बाद कहाँ जाता है वो, सीपीयू में। सीपीयू 0-1 समझता है कि हमारी भाषा समझेगा, 0-1, और हमने जो निर्देश दिए वो हमारी भाषा में दिए होंगे। यहाँ इंसान दिया है तो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, मतलब हमारे समझने वाली भाषा से हमने कहाँ दिए, सीपीयू में। और डायरेक्ट नहीं समझ सकता, इसलिए बीच में मैंने क्या बताया था, इनकोडर होता है। क्या होता है, इनकोडर। इनकोडर यहाँ ले गया, ये सारी प्रोसेस करा। कंट्रोल यूनिट का काम होता है यहाँ जो भी काम चल रहा है उसको नियंत्रित करना। जैसे रहता है ना, कोई कंपनी में 10 मेंबर या 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उसका एक टीम लीडर होता है कि नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा, काम अव्यवस्थित होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए किसका काम होता है, टीम लीडर का। उसी प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू के अंतर्गत जो काम चलता है उसको नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू बोलते हैं। और जो निर्देश आते हैं वो डायरेक्ट इसके पास नहीं आते। कल मैंने पूरी प्रोसेस समझाया था, रिसेप्शनिस्ट के पास आता है। तो ये निर्देश इनपुट के द्वारा किसके पास आएंगे, मेमोरी। और हमारे पास मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। बीच में इसके दोनों के बीच में कौन सी मेमोरी काम करती, कौन सी करती है, मेमोरी मतलब रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी होती है, क्या थी, पढ़े थे कल, कौन सी थी, याद करो जरा। डॉक्टर का उदाहरण पता है कि नहीं, रिसेप्शनिस्ट के बाद कौन बुलाता था, हाँ, तो उस कंपाउंडर को यहाँ क्या बोला जाता था, ठीक है, उसको बोला जाता था कैश, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट और एएलयू जो है ये सीपीयू के मुख्य पार्ट है। अगर ये प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेस करने का मतलब कैलकुलेशन है, गुणा भाग जो भी कर दिए, तो उसको एक बफर स्टोरेज में रखते थे। उस बफर स्टोरेज का नाम क्या था, यहाँ एक और मेमोरी थी, क्या था, रजिस्टर, ठीक है। हम कॉपी में नोट कर लेते हैं कि नहीं, वैसे वहां भी सोच लो आपकी रजिस्टर होता है। अब काम हो गया तो यहाँ पे आउटपुट दे देगा वो प्रोसेस करने के बाद, कि सीधे आउटपुट दे देता है कि कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ होता है एनकोडर और यहाँ होता है डिकोडर। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हो सकती है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, या फिर स्पीकर है, या फिर जो भी साउंड सिस्टम, जो भी चीज हम बोले। अब एक बात बताओ, यहाँ हमको आउटपुट दिख गया, मान लो आपने कोई सीट बनाया हुआ, अटेंडेंस सीट, तो क्या भविष्य में उसके लिए उसको रखोगे नहीं, आप रखेंगे ना। तो यहाँ से कंट्रोल यूनिट उसको निर्देश देता है कि नीचे एक हार्ड डिस्क भी होती है, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव,
जिसे आप मेमोरी कार्ड बोल सकते हो, पेन ड्राइव बोल सकते हो, कोई भी चीज़ होती है वो उसको स्टोर करके कहाँ ले चलेगा, सेकेंडरी स्टोरेज में। मतलब प्राइमरी स्टोरेज कौन सी हो गई, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी हो गई, हार्ड डिस्क। कैश को हम प्राइमरी के अंतर्गत ही बोलेंगे, पर प्राइमरी ना होकर वो सीपीयू की मेमोरी कहलाती है। किसकी मेमोरी कहलाती है, सीपीयू की। यानी कि इस कंट्रोल यूनिट एएलयू के अंतर्गत जो काम करेगी कैश, और एक और होती है बफर स्टोरेज, कौन सी, रजिस्टर। ठीक है, ये समझ में आया था कल ये पूरा। ठीक है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकती है, इनकोडर ने क्या करा, रैम के पास पहुंचाया, फिर एक एक करके कैश के पास से कहाँ गए, सीयू, एएलयू ने प्रोसेस करा, फिर वापस आके ये कहाँ चले गए, इधर। किसके माध्यम से कन्वर्ट हुआ, डिकोडर। आउटपुट दिख गया, आउटपुट अगर सही है तो हम उसको कंट्रोल एस दबाते कि नहीं, कंट्रोल एस दबाए, देखो सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे है, बहुत सारी हो सकती है, आगे पढ़ेंगे। और ये कैश का मामला तो आपने समझ लिया, यहाँ पे ये प्रोसेस रहती है कंप्यूटर की। चलो आगे चले अब फटाफट। हार्डवेयर क्या होते पता है, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, मतलब कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ है, कौन कौन से क्षेत्र में, वो अपन ने देख लिए थे। घरों में है, ठीक है, एजुकेशन में है, मनोरंजन में है, साइंटिफिक रिसर्च में है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी विशेषताएं या फिर अपन बोल दो उसके फायदे। फायदे है ना, देखो स्पीड है, स्पीड मतलब मिलियन से भी ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश, वो कितने, 1 सेकंड में एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब जितने भी निर्देश एग्जीक्यूट होते हैं वो कैसे होते हैं, शुद्धता यानी कि एक्यूरेट होते हैं। डेलीजेंस मतलब कर्मठ, लगातार कई घंटों तक काम करते रहता है, मना नहीं करता, ऐसा होता है कि नहीं। उसके बाद वर्सेटिलिटी मतलब दुनिया के हर क्षेत्र में कंप्यूटर है, यानी कि सार्वभौमिक है, जैसे भगवान हर जगह है वैसे ही कंप्यूटर भी हर जगह है। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, यानी कि उसमें कोई डाटा रखा तो भरोसेमंद है कि नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार लगे रहना, यानी कि रुकेगा नहीं वो, जैसे आप 1 घंटे पढ़ने या 45 मिनट के बाद आप चाहते हैं ना रेस्ट ले, उसी प्रकार वो नहीं रहता। मेमोरी है कि नहीं उसके पास है, स्टोरेज कैपेसिटी है, सिंपल सी बात है, याद करने की क्षमता भी है। ऑटोमेशन मतलब एक बार टास्क दे दो पूरा काम करके वो दे देता खुद ब खुद, कि बोलना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक है कि नहीं। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। लिमिटेशन बताया था मैंने क्या, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, खुद की सुरक्षा की क्षमता नहीं है। ठीक, जनरेशन देखे थे अपन ने, पहली जनरेशन में मुख्य रूप से याद रखो वैक्यूम ट्यूब है टेक्नोलॉजी। कब से कब तक चली, हमको नॉर्मली एक अनुमान लगाना है कि 10 से 15 साल। ठीक है, जैसे दिख रहा है ना वहाँ देखो 40 से 56 यानी कि लगभग 15 साल। उसके बाद आप देखो 12 साल, या 12 साल नहीं, देखो 8-9 साल का गैप है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी काफ़ी चली वैक्यूम ट्यूब। फिर एक व्यक्ति आया विलियम शॉकली, उन्होंने ट्रांजिस्टर बना दिया, तो क्या हो गया, मतलब सिंपल सी बात है, ये देखो ट्रांजिस्टर बना तो ट्रांजिस्टर सिर्फ 9 साल चला। और फिर एक व्यक्ति और आया जैक किल्बी, उसने आईसी बना दिया कब, 63 में, तो 63 से 71 ये देखो लगभग 6 साल चली, ये भी 6-7 साल। उसके बाद फिर इसको अपग्रेड करके क्या कर दिया, उसी की बड़ी बहन यानी कि VLSI कर दिया, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और अपग्रेड कर दी गई और उसे CPU प्रोसेसर बोला गया। क्या बोला गया, या फिर हम बोल दें माइक्रो प्रोसेसर। इसी जनरेशन के कंप्यूटर थे ना माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आप कंप्यूटर खरीद ही नहीं पाते थे ना। पहली जनरेशन में बिल्डिंग बराबर का कंप्यूटर कोई खरीद सकता पर्सनल व्यक्ति नहीं, संस्थान, बड़े बड़े जो संस्थान थे उनके लिए था। सेकंड में भी खरीद पाते थे क्या, एक कमरे बराबर थे, नहीं। थर्ड में भी नहीं, पर फोर्थ में हम खरीदने लगे। क्यों, क्योंकि छोटे भी हो गए और किफायती, यानी कि खरीदने योग्य, हमारी जो बजट रहता है कि नहीं 20-25 हज़ार 1 लाख के अंदर मिलने लगे। पर पहले के मिलते थे क्या, नहीं। उसके बाद अभी और छोटे हो गए फिफ्थ में। ठीक है, फिफ्थ में ऐसे भी आने लगे, बहुत महंगे भी है। आज आप देखो करोड़ों के कंप्यूटर भी आ रहा है, पर 20,000-25,000 की भी आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, तो आप खरीद सकते कि नहीं, पोर्टेबल भी हो गए और खरीद भी सकते हैं। चलो यहाँ देखो ये सारी चीजें पढ़े थे अपन ने, एक बार रिवीजन करना है आपको, है ना, सब पुरानी चीजें मैंने पढ़ा दिया। चलो अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या देखेंगे, इतिहास। जनरेशन देख लिए, जनरेशन क्यों होती है, जनरेशन का मतलब एक गैप होता है कि नहीं, अचानक से, जैसे आप देखो अचानक से पक्की रोड के बाद कच्ची आ जाती है, तो आप नहीं बोलोगे 2 रास्ते, एक पक्का और एक कच्चा, और अगर पूरा पक्का रहा तो आप उसको 2 रास्ते में गिनोगे, नहीं। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, जनरेशन की, तो वहाँ वैक्यूम ट्यूब अभी तक यूज होता, तो अपन कोई जनरेशन बोलते उसको नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते। पर धीरे से वहाँ चेंज क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर के बदले में क्या आ गया, आईसी के बदले में VLSI और फिर ULSI। तो एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही कि नहीं, हो रही ना। जैसे हमारे में भी जनरेशन चल रही कि नहीं, देखो अभी मोबाइल वाली जनरेशन चल रही है, पुराने समय में मोबाइल कोई जानता था क्या, नहीं।
तो एकदम से जनरेशन चेंज हो रही, ठीक। तो ऐसे ही उसको बोले जनरेशन, पर इसको बोलेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री किसको बोलते हैं? पूरा जहां से शुरू हुई कहानी वहां से लेकर अभी तक जांच पड़ताल, यानी पुरानी चीजों को जानना, किसकी? कंप्यूटर की। तो इतिहास उसी को बोलते हैं ना, पुरानी चीजों को जानना। तो कौन कौन सी चीजें कब कब बनी वो देखेंगे अपन यहाँ। सबसे पहला देखो यहाँ क्या नाम था? अबेकस। इस प्रकार की चीजें देखे कि नहीं? स्लेट उपयोग करे बचपन में सबने, आधा में स्लेट था लिखने का और आधे में इस प्रकार की बीट्स रहती थी इधर उधर, एक में 10 रहती थी, एक में 9, एक में 8, ऐसे करके 1 तक रहती। पर उसका उपयोग किसको पता है किसी को पता? नहीं है। उसका मतलब था कैलकुलेशन करना, गुणा भाग करना, ठीक है। पर हमको नहीं आता था, उसको सीखने के लिए भी तकनीक चाहिए। इसका अलग से कोर्स होता है, मेंटल कैलकुलेशन करके होता है छोटे छोटे बच्चों का, मतलब 14 साल तक के बच्चों का ही होगा, अपने में किसी की नहीं होगा, अपन बूढ़े हो गए समझो उस कोर्स के लिए, ठीक है। तो देखो हम अगर कोई नई चीज सीखते तो धीरे से सीखते, पर बच्चे में जल्दी एक बार देखे और वो उसके बारे में पूछ पूछ के ढेर लगा देंगे। पर आप अरे रहने दो ना, पूछेंगे तो बेइज्जती होगी कि नहीं? तो अपन नहीं पूछते, पर पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए। ज्ञान कभी भी परिपूर्ण होता है क्या? नहीं होता। तो पूछने में क्या हर्ज है बताओ। चलो यहाँ अबेकस को देख लो क्या होता है। ये पूरा फ्रेम बनाना है ऐसा, और इसको लिखना अगर पेपर में आया तो। हॉरिजॉन्टल बार इसको बोलते हैं, देखो फ्रेम है पूरा, ये जो खड़ी रॉड दिख रही ना, तार, इसको रॉड बोलते हैं। और जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं इसको बीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट्स। और 2 रहते हैं, देखो एक अपर डेक और एक लोअर डेक। इसका काम बेसिकली होता था कैलकुलेशन करने के लिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। अबेकस का फुल फॉर्म पूछे तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, अबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अब इसके बारे में देखो जरा, कब बना था ये? 1602 में। कहाँ बना था? चीन। यानी कि अगर पूछे कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? चीन। सबसे पहला कंप्यूटर बोलेंगे। अबेकस को क्या बोलेंगे? सबसे पहला कंप्यूटर, है ना। बेबीलोन मेसोपोटामिया में अंकों की गणना के लिए इसका यूज किया जाता था, और विश्व का पहला गणना यंत्र था कौन? अबेकस, ठीक है। अब दूसरा जो था वो था नेपियर बोन्स। क्या था? ये दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है देखो जरा, ऐसा कहीं देखेगा आपने? सुडोको वगैरह आता है उसमें, आता है ना पेपर में, तो उसी का बड़ा रूप सोच लो। ये भी कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। देखो यहाँ लिखा भी है ना, जोड़ घटाना गुणा करने के लिए। किसने बनाया था? नेपियर, जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड का व्यक्ति था, इसने बनाया था इसको, ठीक है। कुंडली टाइप का दिख रहा है ना, कुंडली भी रहती है ऐसी, है ना। कुंडली बनवाई कि नहीं आपने किसी ने? है ना, मेरी नहीं बनी पर मैंने बहुत सी बनाया कंप्यूटर में, ठीक, इसलिए वो पहचान में आ गए, कुंडली टाइप दिख रहा है, ठीक। 1617 में। और ये क्या था? टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड। अब इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, रहने दो इसको, ठीक। ये था, देखो ये दिख रहा है, जो पुराने समय में देखे नहीं, इतने बड़े बड़े ताम्र पत्र टाइप के कुछ रहते थे, अभी भी देखते ना, पलटा पलटा के देखते वो कुंडली किसी की ऐसे पलटा, है ना, तो वैसे दिख रहा है कि नहीं। पर ये गुणा भाग के लिए यूज होता था। फिर है पास्कलाइन डिवाइस। हालांकि ये जो है फेल हो चुकी थी, ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था। नहीं, ये फेल नहीं हुई, इसकी बाद वाली फेल हुई है। देखो ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था, इसका नाम क्या था वैज्ञानिक का? ब्लेज पास्कल। और पास्कल के नाम से ही क्या नाम बन गया? पास्कलाइन। देखो ये डिवाइस। अब आपने गाड़ी में कितने किलोमीटर चले देखते कि नहीं? दिखता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ओडोमीटर बोलते हैं। घड़ी भी चलती है हमारी, कांटे वाली चलती, उसके साइड में डेट, टाइम, डेट दिखाती थी, डेट और मंथ वाली घड़ी आती है ना, एक कांटा चलता है और साइड में एक ठो घूमता है ना, जिसमें दिखता है कि आज कौन सा डे है, ट्यूसडे, TU लिखा रहता है और डेट लिखी रहती है 23 जो भी, ठीक है। तो वो घड़ी में भी घूमता है कि नहीं? अच्छा, ओडोमीटर कैसे काम करता है? कितने अंक रहते हैं उसमें, पता है कि नहीं? देखो एक जो है जल्दी जल्दी घूमता है, जैसे ही 10 घूमा तो साइड वाला 1 हो जाएगा, वो जैसे 10 घूमा साइड वाला 1 हो जाएगा। कि पूरे एक साथ घूम जाते? नहीं, मतलब एक 10 बार घूमेगा, हर एक का 10 गुना वाला साइड में होता है। तो किस साइड से रहता है वो? दाएं से बाएं चलता है कि नहीं? कि बाएं वाला पहले घूम जाता? नहीं, दाएं वाला पहले घूमता। तो जो पास्कलाइन थी आज का ओडोमीटर मान लो, ठीक है, तो गुणा भाग के लिए यूज हो रहा है उसका भी। देखते कि अपन कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो पास्कल, ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था, इसका नाम क्या था? पास्कलाइन डिवाइस, ठीक है। फ्रांसीसी गणितज्ञ था ये, 1642 में बनाया था। और जोड़ना और घटाना 2 चीज बस के लिए यूज होता है, जोड़ना और घटाना, ठीक है। एडिंग मशीन, देखो एडिंग मशीन मतलब जोड़ना, अर्थमेटिक मशीन मतलब वही जोड़ना ही हो गया। मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये। देखो ये दिख रहा है, ये अंदर होते हैं जो डिवाइस दिख रही है, ये वाली, इसके अंदर ऐसे देखो राउंड राउंड होते हैं। मान लो ये आपकी सबसे शुरू वाली डिवाइस है, मतलब जो अंक है, तो ये 0 से लेकर 10 घूमेगा। 10 तो होता नहीं, हालांकि 9 घूमा और जैसे ही 10 होने की कंडीशन आती तो क्या हो जाता है?
0 हो जाता है, और ये 1 बढ़ जाता है कि नहीं, बढ़ता है। और अगर ये 10 तक घूमा तो ये क्या कितना बढ़ेगा, 1 ही 1 बढ़ेगा। और अगर ये 2 बार घूम के आ गए तो क्या हो जाएगा, 2। ये 3 बार घूम के आ गए तो 4, 3 जो है आगे बढ़ते जाएगा वो एक एक करके। तो पास्कलाइन डिवाइस समझ गए किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल। कॉमन सी बात है, अगर ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया था तो पास्कल से आप पास्कलाइन कर देना, या फिर उसने पूछा पास्कलाइन क्या है तो किसने बनाया, ब्लेज पास्कल, जोड़ना और घटाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, लिबनीज का कैलकुलेटर। अब देखो ये व्हील था एक, ये देखो ये भी गुणा भाग के लिए बना था। क्या क्या होता था इसमें देखो जरा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यानी कि चारों काम करता था। कब बना था, 1671 में। और आविष्कारक एक देखो लिबनीज का जर्मन गणितज्ञ था, मतलब इसका पूरा नाम आप सिर्फ इसका याद रख लो, लिबनीज। क्या नाम है, इतना बड़ा याद रखने की वजह ये याद रख लो, इससे याद हो जाएगा, लिबनीज है ना। इतना बड़ा याद रखोगे तो भूले जाओगे, उसी अकेले थोड़ी याद रखना, पूरा याद रखना। ठीक है, अभी पेपर हल करेंगे अपन, कैसे पेपर हल करते हैं ये देखो, उसी का दूसरा वर्जन। नेक्स्ट क्या है, डिफेंस इंजन नहीं है वो, डिफरेंस इंजन है। ठीक है, डिफरेंस इंजन मतलब चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, याद आया कुछ, हाँ, कंप्यूटर के पिता। हालांकि ये अभी पिता नहीं बने हैं, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है उनका, डिफरेंस इंजन बना। और ये आगे चलकर कैसा हो गया, फेल। कब बना था ये, 1822 में। देखो जो भाप से चलता था, गणना कर सकता था, परंतु कैसा रहा, असफल। अब असफल होने के बाद हार कर बैठ जाना चाहिए क्या, हार कर नहीं बैठे। ये देखो ये व्यक्ति है, ये देखो, ठीक है, अभी है नहीं पर जिंदा तो है, सबके मन में है कि नहीं। कंप्यूटर कौन नहीं पढ़ रहा है बताओ, और जिसको पता नहीं होगा चलाते समय कि कौन है पिता, तो गलत बात है कि नहीं, है ना। तो देखो एनालिटिकल इंजन बोला जाता था इसको, क्या बोला जाता था, किसने बनाया था, कब, वो 22 में बना था क्या, पीछे वाला 22 में, उसके 10-11 साल बाद उनने ये बना दिया। अब असफल रहा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है, जैसे जो बल्ब है, बल्ब बनाने के श्रेय किसको जाता है, बताओ बताओ, पढ़े होंगे ना, फिजिक्स में पढ़े क्या, किसने बनाया बल्ब। लाइट नहीं है घर में, किसके घर में लाइट नहीं है, सबके घर में है। उसने 999 बार फेल हुआ है, 1000 में जाके पास हुआ था वो। ठीक है, तो उससे किसी ने बोला कि 999 बार फेल हो गया, तू अब कोशिश क्यों कर रहा है। हाँ, तो उनने ऐसा बोला कि 999 तरीके मुझे ऐसे पता चल गए जिससे बल्ब नहीं बनता है, इसका मतलब वो यूज नहीं करेगा वो। तो उनने नेक्स्ट 1000वां तरीका अपनाया, तो 1000वीं बार में बल्ब बना दिया। ठीक है, तो आप याद कर लेना, मैं हाँ वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप याद करके बताना मेरे को कौन है। ठीक है, मेरे को याद रहा नहीं रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। तो इसका नाम पता चल गया ना, एनालिटिकल इंजन। और एक बात बताओ, डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था, सिंपल सी बात है, डिफरेंस इंजन किसने बनाया था, यही दादाजी ने। दादाजी है ना वो, कंप्यूटर के पिताजी यानी पितामह। ठीक, इसका नाम एनालिटिकल इंजन था, इनका नाम चार्ल्स बेबेज था। और क्या क्या करता था ये, प्लस माइनस इंटू, भाग नहीं करता था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कंप्यूटर चलता है तो उसमें बिना सॉफ्टवेयर के चलेगा कि सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, बिना सॉफ्टवेयर के कोई चलेगा क्या, नहीं। तो अब ये तो थे कंप्यूटर बनाने वाले, प्रोग्रामर थे कि हार्डवेयर वाले थे, हार्डवेयर थे। प्रोग्रामर तो और कोई होगा ना, ये हार के बैठ गए, हार के नहीं बैठे मतलब भाई कि अब बना तो दी है, प्रोग्राम कौन चलाएगा, बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कोई काम का क्या, नहीं। तो आगे एक और देखो, एक व्यक्ति मतलब लेडीज आई, जिसका नाम था लेडी एडा अगस्टा, है ना। अब कौन है देखो, ये सुंदर सी स्त्री है ना। तो इनने प्रोग्रामिंग करने का काम किया, किसमें, एनालिटिकल इंजन में। इसलिए कंप्यूटर के पिताजी किसको बोलेंगे, चार्ल्स बेबेज को। और पहली प्रोग्रामर किसको बोलेंगे, लेडी एडा अगस्टा। और पहली जो प्रोग्रामिंग भाषा बनी थी, जो इनने प्रोग्रामिंग की थी, उसका नाम ही एडा था, उनके नाम पर, समझ गए। चलो आगे देखिए और क्या हुआ। ये देखो प्रोग्रामिंग नाम का भी, जो विश्व की पहली प्रोग्रामिंग थी, प्रोग्रामर। नेक्स्ट क्या है, टेबुलेटिंग मशीन, ये दिख रही है आपको। अमेरिका में देखो जनगणना समझते हैं कि नहीं, सेंसस, लोग कितने हैं, कौन फीमेल है, कौन मेल है, कौन रोजगार है, कौन नहीं है, शहर में कौन, गांव कौन, ये सारी चीज होती है जनगणना में। ठीक है, तो अमेरिका में जनगणना करने के लिए इस मशीन का उपयोग हुआ। किसने बनाया था, हरमन होलरिथ ने, अमेरिका के साइंटिस्ट थे। ये देखो ये दिख रहा है, और ये मशीन का नाम था क्या, टेबुलेटिंग मशीन। कब बनी थी, 1890 में। मुख्य रूप से इसका काम क्या था, जनगणना करने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलें। अब पंच कार्ड के बारे में जानते होंगे आप, इसके पहले पढ़े ना।
पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन में क्या किसके लिए यूज हुआ था, इसका इनपुट देने के लिए करे थे ना, पेपर के होल वाला बना था, देखो ये दिख रहा है ये। तो ये पंच कार्ड क्या था, कागज का एक कठोर टुकड़ा, और पहले से निर्धारित इसमें क्या होते थे, छिद्र होते थे छोटे छोटे, उससे ही इनपुट दिया जाता था। नेक्स्ट देखो एबीसी, मशीन का नाम ही क्या था, एबीसी। किस किसने बनाया था, एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। अब एटानासॉफ दूसरा व्यक्ति था और बेरी जो है उसका स्टूडेंट था, ठीक है। मान लो एक हो गया टीचर और एक हो गया उसका स्टूडेंट। तो देखो इससे ले लिया अपन ने क्या, एटानासॉफ, और ई बेरी से क्या ले लिए, बेरी। तो देखो क्या बन गया, एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर, मतलब एबीसी कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक। कब बना था ये, देखो फर्स्ट जनरेशन आ गई कि नहीं, 40 से 56 ही था ना, तो फर्स्ट जनरेशन आ गई अब। और यहां देखो ये ध्यान रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसका मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एबीसी कंप्यूटर। कब बना था, इतना तो नहीं पूछेगा, परंतु हमको याद रखना है, ठीक है। अब मार्क वन आया, देखो क्या है ये, मार्क वन। कौन ने बनाया था ये, हार्वर्ड आइकेन ने, ठीक है। आईबीएम कंपनी सुनी है क्या, कंप्यूटर बनाती है, ठीक है। और इसका नाम क्या था, देखो ये यूनिवर्सिटी कौन सी थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों आईबीएम और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोनों में इन्होंने मिलकर क्या करे हैं, मार्क वन का नाम जो है बनाए हैं। अब देखो आगे क्या करा इसने, देखो अब देखो यहाँ क्या हो रहा, प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, कौन सा, मार्क वन, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड से क्या क्वेश्चन आएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, और पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है ना। और देखो वर्ल्ड वार सबको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, प्रथम कब से कब तक हुआ था, 14 से 18, 4 साल, और ये वाला 39 से 45, ठीक है। कितने साल हुआ, 6 साल। तो आप देख रहे हैं मार्क वन कब बना, अच्छा मार्क वन इसके बाद ही बना होगा ना, 42 के बाद, तो लगभग यही समय मान लो। तो यही समय मान लो मतलब 39 से लेकर 45। तो सिंपल सी बात, उसी समय तो वर्ल्ड वार हो रही थी ना, तो वर्ल्ड वार में क्या किया गया, इसका उपयोग किया गया, किसका, मार्क वन का, ठीक है। और ये देखो कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं। और कौन से जनरेशन के कंप्यूटर होंगे ये बताओ जरा मुझे, फर्स्ट ही होंगे ना, 39 से 45 के आसपास फर्स्ट ही चलती थी। तो ये कमरे बराबर नहीं, बिल्डिंग बराबर है। अब कौन आया, एनिएक, ये भी फर्स्ट का है कि सेकंड का है, फर्स्ट का ही है। अब इसमें क्वेश्चन आता है एनिएक का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, या फिर उसे बोलो कैलकुलेटर। कंप्यूटर बोलो या कैलकुलेटर बोलो, बात आती है गणना की, समझ गए। किसने बनाया था, देखो जॉन मुचली और जेपी एकर्ट, यानी कि JW एकर्ट या फिर जेपी अपन ने देखे थे ना, दोनों देखे थे फर्स्ट जनरेशन जो पढ़ रहे थे जनरेशन वाले में, ये दोनों वैज्ञानिक। तो एनिएक जो है फर्स्ट जनरेशन की, सेकंड का, फर्स्ट का, तो उसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम ये दोनों याद रखो, ठीक है। अच्छा यहां देखो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब अंतर देखो दोनों में क्या है, यहां देखो जरा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, सिर्फ ये बोले, पूर्ण मत नहीं बोल रहा, तो आप क्या आंसर लगाओगे, एबीसी। और अगर उसने बोल दिया है क्या, पूर्ण, तो पूर्ण बोला तो क्या लगाओगे, एनिएक, मतलब पूरी तरीके से था, ठीक है। आगे देखो एडसेक का पूरा नाम क्या है, देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या फिर कब बना, 1949 में। आविष्कारक का नाम मॉरिस विल्केस और उनके साथी, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पता है कि नहीं, कहाँ है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, अमेरिका में है ना, हाँ ढूंढ लेना कहाँ होगा, ठीक। चलो क्या लिखा है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी रखता था, यानी कि अगर हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं, डिस्प्ले होता है तो उसको सेव कर सकते हैं पहली बार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है, क्या पूछेगा, पहली बार कौन सा कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी रखता था, कौन सा था, एडसेक, ऐसे बना लेना अपने हिसाब से, है ना। फिर क्या आया, एडवेक, इसका पूरा नाम देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, कब बना, अब फिर इसको भी बनाने वाले का नाम था जॉन मुचली और जेपी एकर्ट, ठीक है। पूरा नाम नहीं पूछेगा, शॉर्ट में याद रख लेना। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, सेकंड कंप्यूटर,
दूसरा कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी देने का काम करता था। पहला कौन सा करा? एडसेक। और दूसरा कौन सा काम करा? एडवेक। और एक और बचा है यूनिवेक। यूनिवेक क्या है? देखो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1951, एक साल बाद। उसको बनाने वाले का नाम भी क्या था? वही वाले व्यक्ति, है ना। पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। मतलब सामान्य प्रयोजन का मतलब समझते कि नहीं? नॉर्मल उद्देश्य, आपके घर में जो कंप्यूटर में उपयोग कर सकते हैं कि नहीं आप, वैसे के लिए। और देखो, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जो व्यवसायियों को बेचा गया। व्यवसायी मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, हम नहीं, हम अभी भी नहीं खरीद पा रहे थे, हम तो 3rd जनरेशन तक नहीं खरीदे हैं। ठीक है, ये देखो ना कितना बड़ा है। चलो एक और देख लो, कपड़ा बुनने की मशीन, दिख रही रहता है ना, जो क्या रहता है हमारा? कपास। कपास से धागा बनता है, धागा से फिर क्या बनता है? कपड़ा। तो कपड़ा बुनने की मशीन को बोला जाता था क्या? क्या बोला जाता था? लूम बोला जाता था, है ना। जैकार्ड लूम, मतलब ये इसने बनाया था, जोसेफ जैकार्ड ने बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा दिया गया? जैकार्ड लूम। कब बनाया था इसने? 1801 में। और ये बहुत पुरानी बात हो गई, अपन तो 1900 में चल रहा है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रख लेना, कपड़ा बुनने वाली मशीन का नाम क्या है? जैकार्ड लूम। किसने बनाया था? उसी के नाम पे है, फ्रांसीसी बुनकर था। अच्छा देखो, यूरोप के ही व्यक्तियों ने सब बनाया है। प्रिंटिंग मशीन कहाँ से आई है? यूरोप से। कंप्यूटर भी कहाँ से आया है? यूरोप से ही आया है। देखो, प्रिंटिंग सही मायने में चाइना में उत्पन्न हुई है। चाइना से निकल कर कहाँ गई? अब आपको पता होगा, पुनर्जागरण हो रहा था कहाँ पे? इटली में हो रहा था ना। तो सारे जो मतलब एक प्रकार से महान व्यक्ति मतलब जो ज्ञानवान है, वो निकल कर कहाँ गए? यूरोप में। और इटली से ही क्यों हुआ? क्योंकि इटली में ज्यादा बाहर के लोगों का आना जाना होता था, इसलिए वहां से क्या हुआ? पुनर्जागरण। मतलब समझते कि नहीं? मतलब आप अपने जो है पढ़ लिख के बढ़िया, और फिर डिमोशन में चले गए, और डिमोशन में जाने के बाद फिर से अपने ज्ञान का उपयोग करने लगे। तो यानी कि एक बार ज्ञान उपयोग करके सो गए, और सोने के बाद फिर से जाग गए। या इस प्रकार बोलो कि रात सुबह उठे, अपन सुबह उठे तो क्या हो गया? 1-2 घंटे पढ़े अपन ने, 4 बजे से 6 तक, फिर दिमाग खराब हुआ, सो गए। 6 बजे सो गए और 8 बजे फिर से उठे, यानी कि उठकर फिर सो गए और सोकर फिर उठे, यानी कि एक बार जागरण हो गया था, फिर से सोने के बाद फिर से जागरण हुआ, यानी कि पुनर्जागरण हुआ कि नहीं? मतलब अभी आप जागकर सोना नहीं है, पुनर्जागरण की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। ठीक, एक बार जग गए मतलब जग गए, 4 बजे उठे मतलब उठ गए। ठीक, अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार की। अब मजा आएगी यहाँ पे कि जो अपन लेटेस्ट में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वहां तक जानेंगे। तो कंप्यूटर के प्रकार हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बांट सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब अपन ने देखे थे कि भाई मल्टीमीडिया में देखें तो एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल होते हैं, और एक होता है हाइब्रिड। एनालॉग सिग्नल मतलब क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल को हम कैसे बांट सकते हैं? ये इस प्रकार होता है कि नहीं? और डिजिटल सिग्नल इस प्रकार से चलते हैं, ये देखो ये। ठीक, आप कैसे माप सकते हैं? घड़ी देखी है आपने? घड़ी कांटे वाली, टिक 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 करती है। और या पारा देखे होंगे, आपकी जो है जीभ में लगाते हैं और फिर क्या चढ़ता है? पारा चढ़ता है। या फिर वो जो है ब्लड प्रेशर, ऐसा बेल्ट कस के और दबाते रहते हैं और ऊपर खिसकता कांटा, देखे कि नहीं? वो उसमें डिजिटल नंबर चलते कि फिर गणना, मतलब जो है आपके एनालॉग सिग्नल चलते हैं, है ना। भौतिक दाब माप चलता है कि नहीं, कि अगर दाब ज़्यादा तो ऊपर और दाब कम है तो नीचे। तो ऐसी गणना जो करता है वो कहलाते हैं एनालॉग। और डिजिटल मतलब समझ गए? डिजिटल मतलब कैसे? अभी वर्तमान में देखें, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने जाते तो कांटा चलता है कि अंक चलता है? अंक चल रहा है, यानी कि डिजिटल है। ठीक है, अच्छा, दोनों चीज का मिश्रण कहीं ना कहीं देखे होंगे। मतलब एक जगह एनालॉग भी चल रहा है और एक जगह डिजिटल भी चल रहा है। तो ऐसी चीज आपने कहाँ देखे? कोई हॉस्पिटल में भर्ती रहता है वो देखे कि नहीं? अच्छा चलो, टीवी में देखे होंगे, देखे ना, ऐसा चलते रहता है और वो बंद हुआ तो क्या हो जाता है ना, नो मोर। और उसके साइड में कुछ लिखा भी आता, 93, 92 कुछ आता है। तो यानी कि उसमें क्या चल रहा है? सिग्नल भी, और दूसरा उसमें अंक भी। तो इसका मतलब क्या है? एनालॉग भी है और डिजिटल भी। तो जब बहुत सारे गुणधर्मों वाला कंप्यूटर आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। मक्का सुने कि नहीं सुने? क्या क्यों बोलते हैं उसको हाइब्रिड? बहुत सारे गुणधर्म, यानी कि उसमें केमिकल लोचा किया गया है, दूसरे अच्छे किस्म के जो मक्का है उसका गुण मिलाया गया है। तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? हाइब्रिड को संकर किस्म का। कौन सा वाला? ये वाला, ये सरोते वाला सा, है ना, संकर किस्म का मक्का, यानी कि हाइब्रिड। उसी प्रकार कंप्यूटर में हाइब्रिड का मतलब क्या है? बहुत सारे गुणधर्म। कौन कौन से? एनालॉग और डिजिटल, दोनों जहां शामिल होते उसे क्या बोलेंगे? डिजिटल। उसके अलावा बेस्ड ऑन पर्पस,
जैसे आप कंप्यूटर खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे, बताओ जरा, अपना काम बताओ, अपना काम बताओ, क्यों खरीदोगे? नॉर्मली टाइपिंग करना है ना, वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट बनाना, एक्सेल की सीट बनाना, वीडियो देखना है, वीडियो जो भी है रिकॉर्डिंग करना, बेसिक चीज हो गई। तो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर कहलाएंगे कि स्पेशल कहलाएंगे? आपके सामान्य कहलाएंगे ना। पर वही चीज अगर एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, वहां पे अगर ये कंप्यूटर की बात करें, कोई उपयोग है क्या? नहीं। वहां कौन से कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल की जनरल? स्पेशल। तो उद्देश्य के अनुसार भी कंप्यूटर होते हैं। फिर साइज के अनुसार, साइज के अनुसार कैसे? देखो लैपटॉप है, मोबाइल भी है, डेस्कटॉप भी है साइज के अकॉर्डिंग। माइक्रो आते थे, मेन फ्रेम आते थे, मिनी आते थे, ये सब कैसे हैं? साइज के अकॉर्डिंग है। तो तीन अनुसार हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो टाइप के अनुसार देखे, टेक्नोलॉजी के अनुसार तो एनालॉग बताया मैंने अभी, डिजिटल बताया और हाइब्रिड। अगर साइज के अकॉर्डिंग देखे तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। सुपर तो आपने खूब सुने होंगे। अच्छा, भारत का सबसे लेटेस्ट वाला सुपर कंप्यूटर बताओ जरा, 2020 में बना जो, उसके बाद थोड़ी बना होगा, 20 में बना है, नहीं पता? जानना चाहिए, है ना, जान लेंगे आगे, टेंशन मतलब, सुपर पढ़े रहे तो जान लेंगे। अब उद्देश्य के अनुसार भी दो बताए थे मैंने, कौन कौन से? जनरल, जनरल हमारे लिए कौन सा उपयोगी है कि स्पेशल? स्पेशल करोड़ों का आएगा, और क्या टाइप करोगे उसमें? लेटर। मजा आएगी क्या? नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे अपन, 30,000, 40,000, 50, उससे ज्यादा लेंगे क्या? जनरल। ठीक है। अब चलो यहां देखो, और ये देखो, यहां देख लो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखो, एनालॉग होते हैं, डिजिटल होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। एनालॉग पता चल गया आपको कौन से सिग्नल चलते हैं इसमें, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल में 0101 वाले, और हाइब्रिड में दोनों का मिश्रण। पर वर्तमान में देखोगे तो डिजिटल ही एक नहीं सब कि एनालॉग है, सब डिजिटल है। ठीक है। तो देखो नीचे एम्बेडेड कंप्यूटर आपने देखे होंगे, पर आपको पता नहीं है। ये बॉस दिख रही, सब डिजिटल वाली पहनने लगे आजकल, दिख रही? तो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट कंप्यूटर रहता है कि नहीं? रिमोट देखे आपने, या फिर आप देखे होंगे फ्रिज आ रही है घर में, ठीक है, टीवी भी आ रही है, टीवी एंड्रॉइड टीवी आ रही कि नहीं? तो उसमें प्रोसेसर होगा कि नहीं? इनबिल्ट होगा। तो जिसमें ऑलरेडी एम्बेडेड रहता है, यानी कि इनबिल्ट रहता है, उसे बोलेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ रही है आज की डेट में, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है घर में, सभी कैसे है? एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर में देखो पीडीए आ जाता है। पीडीए मतलब मोबाइल जैसा आप समझ सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इतना सा रहता है। आजकल यूज नहीं होता, पर मोबाइल नहीं था तब यूज होता था। ऑफिस कर्मचारी जो है सब यूज करते। टैबलेट सबने देखे हो? टैबलेट मतलब ये देखो, ये दिख रहा है, मोबाइल का बड़ा भाई है ना, इसको क्या बोलेंगे? टैबलेट। लैपटॉप तो पता ही आपको, सबने देखे, सब यूज भी करते होंगे। डेस्कटॉप पता है कि नहीं? ये दिख रहा है डेस्कटॉप। उसके बाद देखो वर्क स्टेशन का मतलब होता है एक लाइन से बहुत सारे कंप्यूटर लगे और एक साथ ढेर सारे उपयोग उसको कर पा रहे। पर वैसे वाले हम उपयोग करेंगे? कहीं कंपनी में यूज होते हैं, हम उसको उपयोग नहीं करेंगे। स्मार्टफोन सब करते हैं। क्रोम बुक, क्रोम बुक नाम सुने कि नहीं कहीं? नहीं, वो वाला क्रोम अलग है, ब्राउजर है वो, ठीक है। क्रोम बुक का मतलब लैपटॉप ही होते हैं। जैसे एप्पल का मैकबुक देखे कि नहीं? मैकबुक मतलब एप्पल के। और वैसे ही अगर नॉर्मली एचपी, डेल या जो अदर कंपनी है वो छोटे लैपटॉप, यानी बड़े लैपटॉप से थोड़ी कम फीचर वाले निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रोम बुक बोलते हैं। आगे देखेंगे और, है ना। उसके बाद क्या जाते हैं? माइक्रो के बाद मिनी, मिनी के बाद और ये मेन फ्रेम। सुपर और मेन फ्रेम तो आप भूल ही जाओ, मिनी भी आप उपयोग नहीं करते, ये भी संस्थान में यूज होते हैं। आपके लिए कौन सा जरूरी है? माइक्रो इसलिए जरूरी क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर लगा, आपको पता है, यहां आप खरीद सकते हो। फिर एक जनरल पर्पस होता है और एक स्पेशल। चलो एक एक करके जानते हैं। चलो एनालॉग सिग्नल आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। जो देखो यहां पे कि कैसे काम करता है, ये भौतिक ताप, दाब और माप, समझ गए? उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये क्या है, क्या है ये, क्या बताता है? ये टेम्परेचर बताता है ना। एनालॉग कैसे काम करेगा ये? और देखो ये ऑडोमीटर, ये कांटा चलेगा कि यहाँ पे अंक चल रहा है। हालांकि आजकल डिजिटल भी आ गई है ना गाड़ियां, पर ये वाला जो ऑडोमीटर है वो कैसा होगा? एनालॉग होगा या डिजिटल? एनालॉग, है ना। तो इन सारे सिग्नल पे जो काम करता है उसे क्या बोलेंगे? एनालॉग। जैसे यहां देख सकते हैं आप, दाब, ताप, लंबाई और पारा, इन सभी के अनुसार, यूनिट के अनुसार जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? एनालॉग। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और उदाहरण ध्यान रख लेना, स्पीडोमीटर यानी कि जो ऑडोमीटर है, ठीक है। दूसरा घड़ी है। घड़ी कौन सी वाली? डिजिटल वाली कि कांटे वाली? कांटे वाली, है ना, डिजिटल वाली मत बोलना। मरकरी, मरकरी काहे में होता है? पारा, है ना।
मरकरी को ही पारा बोलेंगे ना, इंग्लिश नाम है वो। थर्मामीटर, बोल्ट मीटर। बोल्ट मीटर देखे कि नहीं कहीं? देखो मैकेनिक को देखना, कहीं आप टेप टीवी सुधराने जाते हैं, वो दोनों ऐसे दो लाल और काला वायर ऐसा लगा के और चेक करता है कि वो घूमेगा यानी कि सही है, और नहीं घूमा मतलब फॉल्ट है। तो बोल्ट मीटर चेक करते वो किस में होता है? एनालॉग में होता है, डिजिटल में? उसके बाद एमीमीटर। अब एमीमीटर क्या है सर्च करके देखना। भूकंप के लिए क्या होता है? सिस्मोमीटर होता है क्या, है ना? ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? अब आपको एक क्वेश्चन आएगा यहां से, इनमें से कौन सा एनालॉग नहीं है? ये 4-5 दे देगा यहां से और एक दूसरा देगा, और क्या बोलेगा? इनमें से कौन सा एनालॉग नहीं है? तो आपको पता रहना चाहिए ना, ताप, दाब, माप, लंबाई, इसके अनुसार जो काम करेगा वो एनालॉग। तो इनमें से देख लेना कौन कौन से नहीं है। अगर ये ध्यान रहा तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा दूसरे भी दे सकता है वो। अच्छा, यही बस होंगे कि एनालॉग क्या और होंगे? आपको एक एग्जाम्पल बताएगा कि इस प्रकार टेक्नोलॉजी जो काम करता है वो एनालॉग, और जो नहीं करता वो डिजिटल। चलो अब देखो डिजिटल। तो डिजिटल में देखो 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो सिंपल सी बात, इसके अनुसार कौन कौन काम करेगा? लैपटॉप काम करता है, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ठीक है, ये टेबल लिख दिया, टेबलेट है ये। जो भी मॉडर्न कंप्यूटर है सभी किस पे काम करते हैं? डिजिटल में काम करते हैं कि एनालॉग में? डिजिटल में। तो समझ गए ये डिजिटल। देखो ये सिग्नल कैसा हो गया, मतलब पहले कैसा चलता था तरंगे, पर अब कैसा चल रहा है? देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो ऊपर नीचे मतलब 0 और 1 पे ही चलेगा। जैसे आप स्विच रहता है कि नहीं, देखो ये स्विच है, बटन है, जो भी चालू करे मतलब 1 होगा कि 0 होगा? क्या होगा? 1 होगा। और बंद करे तो 0, यानी 0 करे तो पंखा बंद और 1 करे तो पंखा चालू। यही काम करता है, ठीक। चलो हाइब्रिड मतलब, थक गए कि माया? इधर उधर आड़े हो बैठ रहे, ठीक। चलो हाइब्रिड मतलब मल्टीपल गुण धर्मों वाला। कैसे? एनालॉग की भी गुण है और डिजिटल के भी, तो बराबर क्या हो गया? तो ये देखो वही वाली बताया उनने मशीन जो हॉस्पिटल में चलती है। देखो ये तरंगे चल रही है और साइड में देखो 97 दिखा रहा, ठीक है, कुछ कुछ दिखा आता है। और ये प्लेन हो गई तो यहाँ कुछ दिखेगा, 0 हो जाएगा वो भी, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग ही दिखता है। तो समझ गए हाइब्रिड मतलब क्या है? आपने एनालॉग भी जान गए और डिजिटल भी। दोनों के गुण किस में आ गए? एक कंप्यूटर में, जिसका नाम क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। पढ़ लेना एक बार इसको, है ना? अब देखो काहे के लिए उपयोग होता है ये भी पता चल गया। देखो अस्पताल में ईसीजी मशीन होती है, होती कि नहीं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। सोनार मशीन क्या होती है? समुद्र में काम आती है ना? काहे के लिए काम आती है? कोई चीज गुम जाए उसके लिए शायद ढूंढने के लिए यूज होती है सोनार में। रडार क्या होता है? रडार मतलब फ्रीक्वेंसी इधर से फेंकती है और टकरा के जितनी दूर से जितनी तेजी से आती है उसके अकॉर्डिंग वो पता करती है। जैसे चमगादड़ आपने देखी कि नहीं, है ना? चमगादड़ की आंख नहीं होती, है ना? वो वैसे फील कर लेते कि सामने क्या है, तेजी से उड़ेगी भी वो, परंतु उसको पता चल जाए कि सामने क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो उसी की टेक्निक पे ये बनाया गया है, मतलब उससे वो पहले बनी, ये पहले बनी। हाँ, और क्या है, फॉरेंसिक रिसर्च में यूज होता है। अल्ट्रासाउंड मशीन, पेट्रोल पंप में देखे आपने, है ना? पेट्रोल पंप में कांटा भी चलता है कभी कभी और नंबर भी चलते हैं। गए कि नहीं कभी पेट्रोल भरवाने? गाड़ी है तो गए होंगे, हवा में थोड़ी उड़ती होगी, है ना? आजकल इलेक्ट्रिक वाली आ गई है तो पर पहले चलाए होंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखो ये दिख रहा है, ढेर सारे एक साथ लगे होते हैं, पर ये हम खरीद सकते? स्पेशल उद्देश्य। आपने सर्वर नाम सुने कि नहीं? सर्वर मतलब क्या होता है? हमारा जो डाटा स्टोर करता है कहीं ना कहीं, या हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। तो जो भी हमारा ऑनलाइन डाटा वो सब इनमें सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और ये मल्टी यूजर होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करते हैं, देखो सिंपल सी बात। और इससे ज्यादा कौन करेगा? सुपर कंप्यूटर, ठीक। कंप्यूटर आकार में काफी बड़े होते हैं, बड़े हैं तो महंगे भी होंगे, शक्तिशाली भी होंगे, डाटा स्टोरेज की क्षमता भी अधिक होगी, ठीक है। इसे बिग आयरन भी कहते हैं। अब बिग आयरन मतलब समझते कि क्या होता है? लोहा। बिग आयरन मतलब बहुत ज्यादा लोहा लगा कि नहीं? देखो अब सिंपल सी बात, लोहा तो लगा ही होगा। कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये देख लेना आप। देखो व्यापार में यूज होते हैं, बैंक में, रेलवे रिजर्वेशन में, एयरलाइन रिजर्वेशन में, सेंसस बैंक, है ना, जनगणना बैंक जो होता है, डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में, और हेल्थ में, एजुकेशन में। चलो अब देखते हैं सब मिनी देख लेते हैं, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। मिनी मतलब क्या है? मेन फ्रेम से थोड़ा छोटा, या फिर हम बोल सकते हैं लगभग, देखो ज्यादा छोटा भी नहीं है, पर हम खरीद सकते हैं क्या? खरीद सकते, पर बहुत महंगा, जरूरत का है कि नहीं है। मल्टी यूजर ये भी होता है। मल्टी यूजर मतलब क्या होता है?
एक साथ बहुत सारे उपयोगकर्ता हो सकते हैं, जैसे आप सब एक साथ उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कैसे होते हैं? ये छोटे सस्ते होते हैं और उससे कम शक्तिशाली। सिंपल सी बात है, उससे छोटे होते तो शक्तिशाली। और एग्जाम्पल देख लो, PDP-8 इसका एग्जाम्पल मिनी का कहाँ कहाँ यूज होते हैं देख लेना, बिलिंग में, अकाउंट में, मनोरंजन में, इन्वेंट्री में, और जो भी हम देखते हैं इसके अलावा। एम्बेडेड देखो, मैंने बताया था एम्बेडेड मतलब जिसमें खुद में कंप्यूटर फिट रहता है। कौन कौन से हो सकते हैं देखो जरा, जैसे ये देखो, ये देखे कि नहीं आपने, सीधे एक व्यक्ति को रखे और अंदर, बाहर आ रहा नहीं, कोई भरोसा नहीं, हालांकि आ जाता वापस, है ना, पूरी बॉडी स्कैन हो जाती, क्या बोलते हैं उसे? CT स्कैन नहीं, MRI होने लगा आजकल, है ना। MRI देखो, CT मतलब 2D और MRI मतलब 3D। 3D मतलब व्यक्ति का कौन सी चीज कहाँ है पूरा साफ साफ दिखा देगा, हड्डी हड्डी जो भी अंदर होगी, टूटी है, जर कोई है जरा सी, वो भी पता चल जाए। आपको बनता है कि देखते नहीं बनेगा तो डॉक्टर बुद्ध बना देते हैं, है ना, बनाते कि नहीं, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, हो गया, मान लिए। अच्छा, डॉक्टर जाते बीमारी बताते जाते बराबर डराते क्यों है? वो तो बोलना चाहिए अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, पर डराते कि नहीं? डराते क्यों है? ताकि मुंह मांगी रकम फट से निकल सके, है ना, जो भी है, नहीं भी है तो निकलती कि नहीं। डॉक्टर के पास ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति मोल भाव नहीं करेगा, करे किसी ने? नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? अरे अपन जरूरी कि पैसा जरूरी है ना, मोल भाव करेंगे तो बोले सब्जी भाजी समझे कि निकलो यहाँ से, है ना, तो वैसे करते नहीं है, पर करे तो ऐसा बोल देंगे। ठीक, तो एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या होता है? जो उसमें ही फिट रहता है। जैसे वॉच आपने देखे, ये देखो एयरपेड टाइप का कुछ आता था जिसमें एयरपेन लगा के और मेमोरी कार्ड फंसा रहता था, गाने सुनते थे। मोबाइल नहीं है वो, क्या था वो? आईपॉड टाइप का था, इतनी सी डिवाइस आती थी, हेडफोन फंसाओ। अभी मोबाइल आ गया तो कोई यूज नहीं कर रहा, बिकते भी होंगे मेरे को लगता, ठीक है, पर पहले बिकते थे कि नहीं? मोबाइल में खुद में कंप्यूटर है कि नहीं? है। उसके अलावा ये क्या दिख रहा है? वीडियो गेम टाइप का कुछ है क्या, है ना? ये देखो, ये कौन सी मशीन है? ये इससे कुछ रहता है क्या? घर में यूज होती है, हाँ, बेकरी में यूज रहती है। वो पेटीज खाए किसी ने? खाए? जब आप पेटीज लेने जाते तो वो तुरंत थोड़ा सा गर्म करके देते कि नहीं? वो उसी में गर्म करते। ये देखे किसने? वॉशिंग मशीन, है ना। और क्या है? ट्रेन में भी रहता है। ट्रेन में भी क्या रहता है? इन एम्बेडेड सिस्टम रहता है। टेलीफोन में रिकॉर्ड देख लेते ना अपन, हिस्ट्री। और क्या रहती? कार में आने लगे कि नहीं? रोबोट। कैमरा में, मॉडेम में तक आने लगे। CCTV मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल जो होता है उसमें भी आजकल देखे होंगे आपने, इंदौर में रोबोट लग गया है ट्रैफिक के लिए, तो उसमें कंप्यूटर होगा कि नहीं? हो सकता है आपने ट्रैफिक क्रॉस किए तो दिया उन्होंने घुमा के वहीं से, है ना। उसके पास तो बॉल रख देना चाहिए अंदर फिट करके, जैसे गोली रहती कि नहीं। तो जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल बुक किया, क्या ब्रेक, फड़ से जाए उसके कांच आंच फोड़ दे जाकर, ठीक है। कार है तो, और गाड़ी है तो, गाड़ी है दिए घुमाकर नहीं, पर उससे एक्सीडेंट हो जाए। कार कांच फोड़ेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, पर गाड़ी के लिए क्या करेंगे बता? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा करे कि उसको घाटा हो, ताकि वो। और ये क्या है? अरे वो है ना, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ATM देखे कि नहीं आपने? ATM में भी एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है, क्यों? क्योंकि खुद का रहता है वो। और दूसरा आपने जहाँ गए कि नहीं, रेलवे रिजर्वेशन मतलब टिकट कटाते होंगे, उसके पहले आपने देखे होंगे छोटी छोटी मशीनें लगी रहती, जहाँ आप कुछ कुछ देख सकते हैं ट्रेन ब्रेन के बारे में, ठीक है। और बैंक के बाहर भी आपने देखे पासबुक खुद ही प्रिंट करने की मशीन आ गई है। तो सब क्या है? एम्बेडेड सिस्टम है कि नहीं? वो कि कंप्यूटर अलग से लग रहा है, जिसमें खुद में कंप्यूटर सिस्टम फिट है, उसे क्या बोलेंगे? एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, है ना। उदाहरण बहुत सारे दे सकते हैं आप, जैसे यहां देखो, ATM है, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये क्या है? डिश वॉशर, है ना, फ्रिज है, और क्या है? एयरबैग सिस्टम। एयरबैग सिस्टम कहाँ होता है? कार में, है ना, एक्सीडेंट से बचाने के लिए। और लिफ्ट, लिफ्ट में भी तो रहता है। गए कि नहीं कभी लिफ्ट में? गए ना, मॉल जाना, मॉल में मिल जाएगा घूमने को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? बटन दबाओ, 6 फ्लोर ऊपर, ठीक है, बीच में रोकना तो भी रोक सकते हैं, टेंशन मत लो। चलो, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या? सुपर, है ना, सुपर से भी ऊपर है वो। तो सुपर मतलब क्या है? नाम ही से सुपर है, ऐसा डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं। जिसमें बहुत अधिक स्पीड रहती है, गति ज्यादा, स्टोरेज ज्यादा, है ना, क्षमता ज्यादा रहती है, कोई स्पेशल काम के लिए होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। मतलब हजारों गुना तेज रहते हैं आमतौर पर जो कंप्यूटर होते हैं। पिता कौन है इसके? सैमुर क्रे, ठीक है। इन्होंने क्रे 1 बनाया था 1976 में। अभी कहाँ के होंगे? भारत के तो हो नहीं सकते, ऐसा मान लो। होंगे क्या?
नहीं, ये बाहर के यानी अमेरिका के। तो देखो ये मल्टी यूजर था कि नहीं, आगे देखो बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता था, और क्या कर सकता था, पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता था, और बड़े तेज जटिल गणना, ये तो सब बाकी की चीजें हैं, बस इतना याद रखना। अच्छा हम विंडोज जानते हैं कि नहीं, विंडोज पढ़े ना अपन ने, विंडोज अभी माइक्रोसॉफ्ट का, पर एक लाइनेक्स भी होता है, ठीक है। लाइनेक्स क्या होता है, लाइनेक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लाइनेक्स टॉरवेल्ट ने बनाया। ओपन सिस्टम है, यानी कि कोई भी डाउनलोड करके उसको एडिट कर सकता है और फिर अपलोड कर सकता है। आप यदि प्रोग्रामर हो तो, नहीं हो तो बिगाड़ दोगे, बिगाड़ोगे कि नहीं। तो लाइनेक्स पर आधारित थे कौन, सुपर कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि लाइनेक्स विंडोज से ज़्यादा सिक्योरिटी पावरफुल है। मतलब अगर बात करें हम हैकिंग की, हैकिंग सुने कि नहीं, तो हैकिंग विंडो में ज़्यादा होती कि लाइनेक्स में, विंडो में ज़्यादा होगी, लाइनेक्स में कम होगी, इसलिए यहाँ पे लाइनेक्स पर आधारित थे। और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी मतलब क्या बोलते हैं, कौन सी यूनिट थी इसमें, किस प्रकार ये चलते थे, तो ये चलते थे फ्लॉप्स। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, देखो ये लिखा, ये देखा, ये देखो, ये देख लो, फ्लॉप्स मतलब कौन सी यूनिट पे चलते थे, तो किस में चलेंगे, फ्लॉप्स में। और फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या बोलोगे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, इसकी गणना। और यहां देखो 1 पेटा फ्लॉप का मतलब होता है 10 की घात 17, इतना, मतलब एक पेटा फ्लॉप ही अगर बोले तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 17, गुणा करके देखेंगे पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, बिलियन पता नहीं और आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस इतना याद रखना। सुपर कंप्यूटर किस यूनिट पर काम करते थे, फ्लॉप में, है ना। फ्लॉप वो वाला नहीं, मूवी फ्लॉप हो गई जो, ठीक है, ये वाला फ्लॉप याद रखना। यूनिट बोल सकते हैं, कौन सी यूनिट पे कौन कौन सी काम कर सकता है ये, मौसम की गणना मतलब मौसम की भविष्यवाणी, परमाणु अनुसंधान, पता कि नहीं, मिसाइल विसाइल छोड़ते हैं, बम, परमाणु बम, सेना में एजेंसी जैसे सीबीआई वगैरह है तो वो भी यूज़ करेगी, वैज्ञानिक अनुसंधान लैब में कर सकते हैं, तेल और गैस की खोज, सऊदी अरब नहीं पहुंचना, इधर ही कर सकते हैं, जैसे अरब सागर में चले गए अपन, अरब सागर में ऊपर से चेक हो सकता है कि नहीं, जैसे बोर कराते समय करते हैं कि नहीं, वो तो नॉर्मल हो गया है ना, वो तो कोई भी कर देता, नारियल घुमा के, लोटा घुमा, कुछ भी घुमा के, है ना। पर कभी कभी फेल हो जाता है कि नहीं, वो हो जाता है, पर इसके माध्यम से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक्यूरेट बताएगा ना, मेजरमेंट करके कितनी दूरी पे क्या है, सारी चीजें। एरोस्पेस में भी इसका उपयोग होता है। अब बताओ वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा, क्रे। अब भी देखे क्रे बन, और बनाने वाले नाम का नाम क्या है, ये व्यक्ति सेमूर क्रे। कब बना था, 1976 में। किसके लिए बना था, देखो रिसर्च के लिए, मतलब स्पेशल काम के लिए बना होगा। तो देखो 1976 में क्रे रिसर्च सेंटर में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम क्रे बन रखा। और बनाया किसने था, अब एक बात बताओ, सेमूर क्रे, तो क्रे रिसर्च सेंटर किसका रहा होगा, उसी का रहा होगा, तभी तो उसका नाम क्रे रिसर्च सेंटर है, उसके नाम पर। सब इतना बस याद रखना आपको, सेमूर क्रे, उससे ही क्रे बन याद हो जाएगा, क्रे रिसर्च सेंटर याद होगा। कब कब बनाया था इनने। दूसरा देखो, वर्ल्ड लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर 2020 में ही बना है जापान में, इसका नाम फुगाकू है। अब दुनिया भर के नाम उल्टे सीधे रहेंगे, पर थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा, किसने बनाया, रिकेन और फुजित्सु। अब इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, जापान बस याद रख लेना। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा, परम। और परम के ही ढेर सारे वर्जन, कब बना था ये पता है ना, सीडेक में। सीडेक पुणे में है, पुणे मतलब हाँ महाराष्ट्र, है ना। सीडेक में बना था, सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसके डायरेक्टर थे विजय पांडुरंग भाटकर। अब अगर बोले कि दुनिया का या सुपर कंप्यूटर का जनक किसे बोलते हैं, तो सेमूर क्रे को। यदि बोले भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक किसे बोलते हैं, इनको बोलेंगे, है ना। अगर कुछ ना बोले तो आपको सेमूर क्रे बताना है, और अगर कुछ बोले तो मतलब भारत बोलेगा, तो आपको क्या बताना है, परम कहाँ बना था, सीडेक में। किसने बनाया था, तो सिंपल सी बात है, सीडेक ने बनाया था, और सीडेक का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। और डायरेक्टर कौन थे उसके, विजय पांडुरंग, विजय भाटकर याद रख लेना। इसके कुछ वर्जन है, जैसे वर्जन पता है कि नहीं, वर्जन आते थे। तो परम के देखो, परम 8000 आया, परम सिद्धि, परम शक्ति, ठीक है। अब देखो इंडिया लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर 2022 में ही बना है। क्या बना है, 2022 की जगह 20 बोला था मैंने। तो देखो परम प्रवेगा, क्या बना है, याद रखना, है ना। कहाँ बना है ये, देखो बेंगलोर में बना है, IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IIT होती है कि नहीं, IIT IISc, ठीक। अच्छा साउथ के सारे जो बच्चे हैं, साउथ मतलब समझ रहे हैं ना, वो कहाँ जाते हैं, IIT IISc इसी में जाते हैं, ठीक। देखना जरा कौन आया, चलो क्या पढ़े अपन ने,
हाँ, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर हमारे भारत का कौन सा है? परम प्रवेगा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी नहीं, साइंस। तो साउथ के सारे बच्चे इसी में जाएंगे, यानी वैज्ञानिक बनेंगे, कहीं ना कहीं अच्छा काम करेंगे। उत्तर भारत के क्या करते हैं, क्या करेंगे? स्पोर्ट्स में जाएंगे, अच्छे अच्छे कुछ काम करेंगे उधर ही। और अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो वो कहाँ जाएंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक, यही काम करते ही नहीं, देखो आप पूरा उठाकर, ठीक। तो हम भी कुछ ऐसा कर सकते, पर हमारे पास से समय निकल गया है, तो पटवारी बन जाए वही बहुत है, ठीक है। चलो आगे चलो, यहाँ देखो क्या है ये इसके पहले, यानी कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर जो है परम प्रवेग, उसके जस्ट पहले क्या बना था? मिहिर और प्रत्यूष। अब मिहिर को किसने बनाया था? देखो, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा के द्वारा, ठीक। और यहाँ प्रत्यूष को किसने बनाया? IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा। तो बस इतना याद रखना है कि अभी परम प्रवेगा बना है, उसके पहले क्या बना था? मिहिर, उसके पहले प्रत्यूष, ठीक है। फिर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? चाइना का है, देखो 2016 का सबसे पहला सनबे तायुलाइट। अब इतना कठिन कैसे याद रखो? चाइना का याद रखना और उटपटांग नाम आएगा तो लगा देना, ठीक। पर अभी लिखना पड़ेगा ना आपको, एग्जाम में इतना ज़्यादा मत लिखना है, सुपर कंप्यूटर और बस बात खत्म, ठीक। अभी पेपर हल करेंगे अपन इसके बाद कैसे करना। USA का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? टाइटन। टाइटन और किसी का नाम है ना, उपग्रह का नाम है ना, बृहस्पति के उपग्रह का नाम। चाइना का सुपर कंप्यूटर पढ़ के देखो जरा उसको, हाँ। उसके बाद सऊदी अरब का शाहीन सेकेंड। अनुपम किसका है? अनुपम तो अपने जैसे लग रहा है क्या, है ना, भारत के। तो देखो बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडिया का है ये, ठीक है। उसके बाद पेस कहाँ का है? ये पेस अपने यहीं का, अनुराग है, पेस है, ये सब देखो अपने यहीं के है, DRDO के द्वारा बनाया गया। DRDO को फुल फॉर्म पता है कि नहीं? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का बताओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इनके डायरेक्टर भी पता होना चाहिए, पूछता है क्वेश्चन। डायरेक्टर मतलब समझ रहे हैं, जैसे कॉलेज के एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, वैसे ही वो संस्था है DRDO, उसका भी तो एक डायरेक्टर होगा जो सबको मैनेज करता होगा। कौन है? इसरो और DRDO का बताना मेरे को, है ना। ये वीडियो जब डालूंगा उसके नीचे कमेंट करना सब जन, ठीक। चलो, ये क्या है? मद्रास के द्वारा, बिरगो, है ना, IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया। और सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, 1986। चलो आगे चलो, सुपर कंप्यूटर की कहानी खत्म। आप क्या आ गए? माइक्रो मतलब हमारे लिए, यानी कि हम यूज कर सकते हैं। तो दिख रहा है, देखो ये सब दिख रहा है माइक्रो। तो बस इसको आप ध्यान रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर लगा वाला कंप्यूटर होता था, वो क्या कहलाते थे? माइक्रो कंप्यूटर। तो देखो, सिंगल यूजर थे, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पस। मल्टीटास्किंग का मतलब समझते कि नहीं? गाने भी सुन रहा है और वर्ड में काम भी कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मल्टीटास्किंग। और कुछ और चल रहा पीछे बैकग्राउंड में, तो उपयोग में आसान थे, सस्ते थे, बेसिक चीज है। उदाहरण देख लेना, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पॉमटॉप, ये ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना। फिर देखो और क्या आ गया? टाइप्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो बताया, देखो ये तो सब देख लिया अपन ने, पोर्टेबल, सस्ते। आगे देखते, वर्क स्टेशन मतलब क्या है? वर्क स्टेशन मतलब एक से अधिक, देखो, व्यक्ति जहां काम कर सकते हैं, ठीक है। CPU है एक ही होगा, CPU एक होगा, मतलब अधिक कैपेसिटी वाला होगा कि कम वाला होगा? अधिक। तो वर्क स्टेशन मतलब क्या है? सिंगल यूजर, हाई जो है परफॉर्मेंस रहती है, शक्तिशाली रहते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी अधिक, ग्राफिक्स भी अधिक रहती है, और PC यानी कि जो हमारा सिस्टम उससे ज़्यादा, हाँ, कहाँ कहाँ यूज होते हैं? बिजनेस, गेमिंग, एनिमेशन, भवन निर्माण में, ग्राफिक्स डिजाइनर, ये सब एक बार पढ़ लेना। फिर क्या आ गया? लैपटॉप, सब जानते हैं। इसका वैज्ञानिक वो जान लो किसने बनाया, 1981 में एडम ओसबर्न के द्वारा बनाया गया। किसको? लैपटॉप के। वो परेशान हो गया होगा, ये पोर्टेबल नहीं रहा होगा, इतना बड़ा डब्बा लेके चल रहा होगा, तो उसने सोचा इसको छोटी सी डिवाइस में फिट कर दूं। तो पहला जिसने बनाया उसका नाम था एडम ओसबर्न, ठीक है। देखो, लैपटॉप का मतलब होता है गोद। लैप का मतलब क्या होता है? गोद, यानी गोदी में रखकर जो सिस्टम चलाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? और एक और इसके बाद आता है पॉम टॉप। पॉम मतलब हथेली, हाथ में रखकर जो कंप्यूटर चलाया जाता है वो क्या कहलाता है? पॉम टॉप। अभी हम क्या चलाते हैं हाथ में रखे, तो वो उसे भी क्या बोलेंगे? पॉम टॉप। हालांकि हम स्मार्टफोन बोल देते हैं। तो लैपटॉप पोर्टेबल थे कि नहीं? पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य,
थे। छोटे थे कि नहीं? कीमत थोड़ी कम हो गई, वजन भी काफी हल्का हो गया। रैम, सीपीयू, स्पीकर, दुनिया भर की सारी चीजें एक जगह फिट हो गई कि नहीं? हाँ, तो ये सारी चीज हमको लिखना है। ठीक, ऐसा बनाना मत, बस डब्बा बना सकते हो उसको तो बना देना और बीच में लिख देना लैपटॉप। और कभी भी एग्जाम में लिखोगे थ्योरी वाला तो बिना कुछ भी बनाए डायग्राम या कोई चित्र मत लिखना। आप चित्र अपने अनुसार बना दो ना, पर बनाओ। आपने जो चीज देखे वो बना सकते हो। और अगर आपको फंडामेंटल इसमें अच्छे नंबर लेना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फेल भी इसी में होना है और अच्छे नंबर भी इसी में लाना है, तो आपकी मर्जी। इसलिए उसको विशेष तौर पे अपन फोकस कर रहे हैं। ठीक, पहला पेपर अच्छा चला जाए तो बाकी पेपर में निश्चिंता मतलब थोड़ी अच्छी हो जाती, हाँ यार अच्छे चले जाए। और पहला पेपर बिगड़ गया मतलब क्या है? खतरे की घंटी वहीं चालू हो जाती है। अगर हम एमपीपीएससी प्री, यूपीएससी प्री अगर देते हैं उसमें 2 पेपर होते हैं कि नहीं? कि कौन सा होता है? सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सामान्य अध्ययन सेकंड। सामान्य अध्ययन सेकंड मतलब मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, दुनिया भर की चीजें। पर पहले में जीएस, तो जीएस का पेपर अच्छा चला गया तो हाँ थोड़ा खुशी खुशी खाना खा पी के बढ़िया दूसरा पेपर दे देंगे। पर पहला पेपर खराब चल गया तो दूसरे में टेंशन होगी कि नहीं? क्या उखाड़ लेंगे, पहले ही गलत चल गया दूसरे में ही। दूसरा पासिंग मार्क्स रहता है, वैसे ही भी रहता है कि नहीं? 40 नंबर लेना ही है तो, पर पहले में आपने नंबर नहीं लिए तो उसमें 40 भी ले लोगे, 90 भी ले लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो इसलिए पहला पेपर अच्छा जाना चाहिए, है ना? तो पहला ही है, सोना नहीं है। मतलब पूरा कहानी का सारांश जो है कि ध्यान से समझना, सोना नहीं है। ठीक, टैबलेट कंप्यूटर जानते हैं सब, एक बार पढ़ लेना। लैपटॉप से भी छोटे होते हैं, जो पोर्टेबल ज़्यादा ही हो जाते हैं, नहीं कि और छोटी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? स्मार्टफोन के बड़े भाई और लैपटॉप से छोटे, मीडिएटर टाइप। तो इसमें देखो एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, आजकल देखें ना टैबलेट, आप गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते कि नहीं? टैबलेट ले लेके चले आते हैं वो, हाँ क्या गाड़ी नंबर क्या है, क्या करवाना, दुनिया भर की चीज़ लिखते नहीं हैं, क्या करते हैं? टैबलेट लेके चले आते हैं। टैबलेट में वही कि भाई कोई सी कंपनी के ले आओ, एचपी के, डेल के, जो भी है। स्मार्ट वाले नहीं लाएंगे, जो आईपैड वगैरह रहते। लेंस कार्ड गए कि नहीं चश्मा बनवाने? यहाँ लेंस कार्ड खुला गए कि नहीं? उनके पास आईपैड रहता है। आईपैड मतलब समझ रहे, एप्पल का। ठीक है, चलो आगे चलें। पीडीए, ये देखो इस प्रकार के फोन आते थे कि नहीं? पहले आते थे स्लाइड होकर, नोकिया के आते थे, बहुत महंगे रहते थे, 25-30 हज़ार के। हाँ, नीचे स्लाइड हो जाती है और ऐसे खुलने वाले भी आते थे मोटोरोला वगैरह के, ऐसा खुलते थे, कीपैड नीचे रहती थी और डिस्प्ले ऊपर रहता था। तो उसकी तर्ज में ही पीडीए रहते थे जो ऑफिस के काम के लिए यूज होते थे। अब देख रहे हो उसमें ऑफिस का सारा काम हो जाता था, इंटरनेट वगैरह। और चलाने के लिए देखो एक क्या मिलती थी? पेंसिल, या फिर उसको क्या बोल दो, जो भी बोलना आपको। पेंसिल नहीं है वो, टच करने की चीजें है। ठीक है, हाँ स्टिक बोल सकते हैं, लकड़ी बोल दो ना शुद्ध भाषा में, काहे के लिए ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। स्मार्टफोन सब जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? उसके बारे में अगर लिखना बोले तो ये बस याद रखना, 1994 में पहला स्मार्टफोन बना, IBM साइमन। ठीक है, अधिक सुविधाजनक हो गए, इंटरनेट, मेल भेजना, फिंगरप्रिंट के सेंसर आ गए, वॉइस के आ गए, फेस रिकॉग्निशन आ गई, सब आ गए कि नहीं? आपका चेहरा देखे बगैर वो खुलता नहीं है। ठीक है, हालांकि 3-3, 4-4 चीजें आ गई। क्रोम बुक अभी देखे थे अपन ने। क्रोम बुक का मतलब क्या है? लैपटॉप के छोटे भाई। मतलब रहता वही है, छोटे रहते हैं, सस्ते रहते हैं और हल्के रहते हैं। और यहाँ क्रोम OS चलता है, इसलिए उसका नाम क्रोम बुक रख दिया। देखो गूगल क्रोम सुने कि नहीं? क्रोम का ही अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस लैपटॉप पे चलेगा उसका नाम क्रोम बुक हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे सामान्य उद्देश्य के लिए क्या क्या हो सकते हैं बताओ जरा। देखो लैपटॉप हमारे उद्देश्य के लिए रहता है, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, ये सब हमारे लिए रहते हैं कि नहीं? कि सुपर कंप्यूटर रहता है हमारे लिए यही रहते, इसलिए इनको क्या बोला गया है? आगे देखो जरा, इसकी विशेषताएं देख लेना एक बार पढ़ के। देखो अधिक बहुमुखी रहते हैं, मतलब वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब भाई कि हर व्यक्ति खरीद सकता, तो हर एक के पास होगा। ऑफिस में चले जाओ आप, है ना, कहीं कोई दूसरे बैंक में चले जाओ तो सभी यही कंप्यूटर मिलेंगे, कोई स्पेशल मिलेंगे। अच्छा बैंक में आप जाओगे तो बैंक में सिर्फ बैंक का सॉफ्टवेयर चलता है, वहाँ दूसरी चीज़ आप बोले कि ग्राहक नहीं आए हैं तो थोड़ा इंटरनेट में सर्फिंग कर लेते, नहीं, ये नहीं होगा। बैंक की वेबसाइट ही खुलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं खुलेगी। आप इंटरनेट खोलोगे भी तो क्या बोलेगा वो? रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि खुल नहीं सकता। ठीक, चलो आगे चलो। स्पेशल पर्पस, देखो स्पेशल पर्पस में कौन कौन से जा रहा है? सुपर, मेन फ्रेम, एम्बेडेड भी आते कि नहीं स्पेशल के लिए? मान लो ATM है, ATM में जाकर गेम खेल सकता है कोई, पैसे बस निकाल सकते हैं ना, तो उसका स्पेशल उद्देश्य है कि नहीं है? पर हमारे जो कंप्यूटर घर के होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं आप? नेट बैंकिंग चला सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, व्यापार चला सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, सीट बना सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, बहुत सारी चीजें।
तो ये सामान्य उद्देश्य होगा। पर यहाँ आपको मिनी, एम्बेडेड, मेन फ्रेम, सुपर, ये सब कैसे है? स्पेशल, यानी कि जो टारगेट है उनका स्पेशल, वही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे नैनो। नैनो नाम से क्या है? नैनो मतलब बहुत ही छोटे। ठीक है, अब बहुत छोटे मतलब आप देख रहे हैं यहाँ देखो, हर वो कण जिसका आकार 100 नैनोमीटर या उससे छोटा हो क्या कहलाता है? नैनो कण। यानी कि इससे नाम से ही है, और ये ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है, बहुत छोटे। नैनो कंप्यूटर के पिता देख लो, क्या उन्हें है ना? फैन मतलब क्या हो जाता है? फैन मतलब समझते हैं कि नहीं? हाँ, बड़े बड़ी सेलिब्रिटी के जो मतलब पसंद करने वाले होते हैं, जो भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? फैन। तो देखो वो फैन इसलिए है, फैन मतलब समझ रहे हैं, फैन जो होता है उसको अपन वैसे मान लेते हैं, हमारा फैन है छोटा सा, है ना? तो छोटा सा मतलब नैनो बनाने वाले नाम मतलब फैन। ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो जिसमें फैन की जरूरत नहीं पड़ती, वो नैनो। तो याद रखने के लिए है वो। ठीक, चलो ये देख लेने एक बार। उसके आगे एक और कंप्यूटर है, देखो डीएनए। डीएनए जानते कि नहीं? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? ये देखो लिखा हुई है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, एक साथ पढ़ोगे तो घिचपिच हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यही रहती है ना। अच्छा, ये बीच में एक और रहती है, पता है कि किसी को? ये वाली, ये डीएनए तो इसको बोलेंगे पूरी श्रृंखला को। ये वाला जो है कंप्लीट, ये क्या है? डीएनए। डीएनए के बीच में भी ये रहती है, देखो। नहीं, आरएनए नहीं, आरएनए डीएनए तो सब वो भाई भाई होगा, समझो, है ना? पर ये डीएनए के अंदर है। जैसे अपन बोलते हैं ना, क्या हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? पार्ट से, है ना? और ये पार्ट से किससे मिलकर बने हैं? मांसपेशियों से। मांसपेशी हड्डी से बने, तो अपन ऐसा बोलेंगे डीएनए किससे बना? डीएनए के अंदर होता क्या है? ठीक है, बताओगे आप, वीडियो के नीचे बताना, ढूंढकर बताना। और अभी आप बायोलॉजी पढ़ते ही होंगे, ये बेसिक चीज है, ये क्वेश्चन आ गया उसमें तो आफत हो जाएगी। तो इसलिए बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ सब लिखा हुआ है, वो स्लाइड पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सोना नहीं है। केमिकल कंप्यूटर मतलब, केमिकल मतलब समझते कि नहीं? केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिकल लोचा पूरा। तो केमिकल कंप्यूटर क्या होता है? जो रिएक्शन, डिफ्यूजन कंप्यूटर, देखो ये सारी चीजें जो रहती हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? केमिकल। ठीक है, और किसने बनाया था? देखो रासायनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? हाँ, सोवियत। सोवियत मतलब समझते कि नहीं? रूस। सोवियत संघ मतलब रूस। ठीक है, चलो ये भी पढ़ लेना एक बार। क्वांटम कंप्यूटर, ये देखो इसके जनक कौन है? डेविड ड्यूस। और ये इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। बस ऐसा ध्यान रखना है ज़्यादा। नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बोलते हैं इनको। नेक्स्ट मतलब समझ रहे हैं ना, हमारी जनरेशन कोई काम की नहीं है, बस हम फील कर रहे कि है, पर उपयोग करे क्या? कोई नहीं करा, बस आ सकते हैं वो। ठीक, चलो कंप्यूटर के प्रकार समझ में आए, ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस आप यहाँ ध्यान रखना। क्या? देखो मैं बताता हूँ, ये याद रखना है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कौन कौन से प्रकार से? टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइज के हिसाब से, और उद्देश्य के हिसाब से। तो नॉर्मल तो आपको याद रहेगा, टेक्नोलॉजी मतलब एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, इतना याद रहेगा कि नहीं? दूसरा साइज के अकॉर्डिंग माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो में आप जितने समझाओगे उतने ही कम है। कौन कौन से समझा सकते हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, और क्या है? स्मार्टफोन, टैबलेट, और क्या है? कॉमटॉप है, और एम्बेडेड सिस्टम भी है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? माइक्रो। पर मिनी, मेन फ्रेम, सुपर जो है स्पेशल हो जाते हैं। पर स्पेशल के हिसाब से देखें पर्पस में जनरल और स्पेशल। ठीक, बस इनको आप जो है ऐसा बना देना वहाँ डायग्राम, जब टाइप्स आए तो इतना इतना बनाने के बाद एक एक करके अंदर समझा देना, और जितने का डायग्राम बन सकता है बना देना, पॉसिबिलिटी हो सके तो। परंतु कोशिश करना कि बनाना नहीं होगा तो जैसे देखो, जिसका डायग्राम नहीं है मन से नहीं बनाना है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो। पर ये ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते कि ये तो आप मन से बना सकते। जैसे उनने पूछा कि कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताओं को समझाई, तो ऐसा बीच में आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आसपास गोला नहीं बना सकते। तो उसको देख के ही फील हो जाएगा उसको। अगर सीधे सीधे लिख दोगे तो उसको अच्छा लगेगा? जैसे खाना आपको परोस के अच्छा मिले तो अच्छा खाओगे, और पूरा बिल्कुल दाल चावल पहले से मिला मुलूक दे दे, तो अगर अपने सामने कोई ऐसे ऐसे करके करेगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? गंदा लगेगा। हालांकि साउथ में ऐसे करके ये बड़ा गोला बना खाते हैं कि नहीं? पर अपने सामने खा लेंगे वैसा तो उल्टी नहीं होगी, पर उसको चमका देंगे अपन की क्या कर रहा है। ठीक है, तो सांध के मिलेगा तब अच्छे से खाओगे कि वैसे मिलेगा तब? यानी कि परोस के मिलना चाहिए।
तो आप एग्जामिनर को परोसोगे कि सांध के दोगे? हाँ, परोसने का मतलब समझ रहा है? हाँ, मीनू में ये डिश है, फिर वो बोलेगा हाँ, फिर बाद में जाके देखेगा हाँ ये डिश, तो डिश देख के ही, मीनू कार्ड देख के ही वो क्या कर देगा? हाँ नहीं, राइट राइट राइट, ठीक है। तो मीनू कार्ड में ही दर्शाना है कि फिर बाद में आप बना बना के दोगे? किसी ने पूछा क्या क्या मिलता है, वो बना के खिला रहा है पहले, उसको पहले मीनू कार्ड देना पड़ेगा ना। चलो ये समझ गए। चलो आगे एक टॉपिक और देखते हैं, थके तो नहीं? अब अगला टॉपिक कौन सा है? कंप्यूटर मेमोरी। अब बताओ मुझे, इंसान की मेमोरी होती कि नहीं? होती है, ठीक है। याददाश्त बोलते कि नहीं अपन, क्या होती है वो? याददाश्त करती क्या है? हाँ, मतलब कोई भी चीजें स्टोर करने का काम करती है। अब उदाहरण बताता हूं मैं, आप घर से आए कि नहीं? अभी आए हैं, कोई पैदल आया, कोई गाड़ी से आया, जैसे भी आया, पर बीच में ब्रेकर पड़े होंगे कि नहीं? अगर मैं पूछ लूँ ब्रेकर कितने थे तो नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। पर आते आते अब एक ब्रेकर से आप टकरा के गिर गए, एक ब्रेकर से टकरा के गिर गए, तो आपको स्पेशली वो ब्रेकर याद रहेगा कि नहीं? बताओ, रहेगा? यही इसी ने गिराया था, है ना। या फिर कोई पत्थर इतना मिल गया और पैर टकरा के आप गिर गए, तो आप वहां से जानबूझ के चलोगे नहीं इसी ने गिराया था, तो वो याद हो गया कि नहीं? परमानेंट, एक परमानेंट याद हो गया, और एक रास्ते में आते आते आप ब्रेक। अच्छा एक बात बताओ, ब्रेकर दिखता तो थोड़ा संभलते कि नहीं? यानी कि रन टाइम पे आप ब्रेकर देख के रुक रहे हो, फिर धीरे कर रहे हो, फिर निकल रहे हो, तो आपने रन टाइम पे देखे कि नहीं? मतलब वहां भी तो काम करने के लिए मेमोरी लगी होगी, आपने स्टोर की होंगे, ब्रेकर आया फिर धीरे धीरे चले, कि बिल्कुल नहीं देखे? यानी कि तुरंत में जो काम करती वो मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी। रैम देखे और एक स्टोर कर लेती है। जैसे मान लो डॉक्टर के पास गए, रिसेप्शनिस्ट के पास, अपन ने नंबर नोट कराया, नाम आया, इलाज हो गया, जो भी, पर हमको याद कुछ नहीं है, पर डॉक्टर ने एक बता दिया कि आपको ये बीमारी है, आप कुछ दिन के मेहमान हैं, तो आपको याद हो गया कि नहीं? तो जो परमानेंट स्टोर हो जाए वो सेकेंडरी मेमोरी, और जो करंट में काम करने के लिए यूज हो उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, जैसे रैम। और परमानेंट स्टोर किस में हो जाता है? हार्ड डिस्क में, होता है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे दिमाग में भी होती कि नहीं दो मेमोरी? अभी मैंने बताया ना, चलते चलते जो काम आती है, ब्रेकर देख लिए, सब देख लिए, गड्ढा हो गया तो गड्ढा देख लिए, पर गड्ढे में गिर गए तो याद रहेगा कि नहीं? गड्ढा 10 भी मिले, नहीं गिरे तो याद रखोगे का? घर जाकर बता दोगे गड्ढे बहुत थे, कितने थे नहीं पता, गिनोगे क्या? पर अगर गिर गए हैं तो आप जानबूझ के देख के चलोगे इसी में गिरे थे, है ना, इसी में गिरे थे, इसी में जो भी है हुआ था, ठीक। तो जो स्टोर हो जा, अब स्टोर क्यों होगा? हमारे काम का होगा तो ही स्टोर है, क्या अनावश्यक स्टोर? पर हमको कोई कुछ बुरा बोल दे तो स्टोर करने लायक है क्या? नहीं, स्टोर करके रखते हम, है ना। 10 साल बाद भी बोलेगा तो इसने मेरे को ऐसा बोला था, है ना, बोलते हैं, तो वो स्टोर करने लायक है क्या? नहीं। तो स्टोर करने लायक जो है वो यूज करना है। और हमारी हार्ड डिस्क तो बहुत कम होगी ना। न्यूरॉन्स होते कि नहीं? देखे होंगे ना, देखे तो मतलब उसमें देखे होंगे पिक्चर में, न्यूरॉन्स होते कि नहीं? जीबी एमबी समझते कि नहीं आप? समझते? चलो आगे चलते जीबी एमबी समझने के लिए। ये देखो, दिमाग में, हमारा दिमाग को ही मेमोरी बोल सकते हैं हम, क्योंकि उसमें इनबिल्ट होती है। और यहाँ मेमोरी कैसे बोल सकते हैं? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये क्या कहलाती है? मेमोरी। चलो यहाँ वर्किंग समझो। ये है एनवायरमेंट, जहां से हमको मतलब आ रहा है जा रहा है तो हमको आसपास मिलता है। एनवायरमेंट का मतलब वो मत बोलना कि झाड़ ही झाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। एनवायरमेंट मतलब हमारे आसपास जो चीजें हैं, घर, मकान, बिल्डिंग, रास्ता है, सड़क है, पेड़ है, पौधे है, कुछ भी है, वो क्या कहलाता है? एनवायरमेंट। वहां से हम चल रहे हैं तो दो चीजें हमको देखने को मिलती है, एक तो वर्किंग मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म में। वर्किंग मेमोरी मतलब यहां से आने तक जो यूज करे आपने, कैसे? घर से आए आपने, और घर से आए तो आप चलते चलते आ रहे हो, देख के आ रहे हो कि आंख बंद करके आओ। मोड़ आए तो मोड़ से मुड़ते ही कि नहीं? मुड़ते हैं। कहीं मोड़ आया और कोई कार वाला ठोक दिया तो उसको याद रख लोगे, पर कार वाले कितने मिले वो याद रखते क्या? नहीं। तो वर्किंग मेमोरी कौन सी होती है? जिन्हें हम याद नहीं रखते, यानी कि हमारे काम करने के लिए, हमारे चलने फिरने के लिए जो जरूरत पड़ती है, तुरंत में काम करते कि नहीं? सामने से देख लिए बहुत तेज गाड़ी से कोई आ रहा है तो अपन साइड में लगा लेंगे, लगाते कि नहीं? और अगर बड़ी बड़ी सैंडल पहने तो घसटा देंगे, है ना, ये भी होता है कि नहीं? चलो वो तो अपनी अपना मैटर है, जिसको ब्रेक लगाना बनता वो घसटाएगा नहीं। सिंपल सी बात, गाड़ी सब चलाते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं चलाती या लड़के नहीं चलाते। तो जो पैर घसटाता वो क्या है? उसको ब्रेक नहीं पता होता कि ब्रेक है गाड़ी में, वो पैर घसटा, कितनी घसटेगी? इतनी लंबी सैंडल आधी जाएगी, और कितनी जाएगी, है ना। लड़कियों की सैंडल बहुत ऊंची रहती है, और स्पंज वाली पहन लेते हैं, और कि घसटे भी कितना घसटेगा, ठीक है। अब अगर वो पहन ले कौन सी, पैरागोन की पतली वाली, तो पैर का तलवई घिस के इधर चला जाए, तो फिर घर में पूछेंगे क्या था? ब्रेक लगाए थे। तो ब्रेक तो लगाने को उसमें था, ब्रेक क्यों लगाए थे, है ना। तो ब्रेक कैसे लगाना है? पैर घसटा के कि ब्रेक लगाना है? हाँ, ब्रेक लगाना है। जो जो स्कूटी चलाता है उसके लिए, और जो पैर घसटाता है उसके लिए स्पेशल, जो नहीं घसटाता होगा तो उसके लिए तो है ही नहीं, ठीक है।
चलो, वर्किंग मेमोरी मतलब हमारे काम करने के लिए, ठीक। और लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब जो हमारी जरूरत की रहती है उसको स्टोर कर लेते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई स्टोर करना ही पड़ेगा, ठीक, करते ही नहीं अपन। किसी ने हमको कोई चीज काम करना सिखाया वो भी हम स्टोर करते हैं, वो भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। तो ज्ञान हम क्या कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखेंगे, वर्किंग में। पढ़ते समय कौन सी मेमोरी काम करती है, वर्किंग की लॉन्ग टर्म? वर्किंग काम करती है। अरे क्या लिखा वो पहले वर्किंग में देखा जाएगा, बिना रिसेप्शनिस्ट के डॉक्टर देख लेगा क्या? पहले रिसेप्शनिस्ट यानी कि रैम देखेगी क्या है, और उसके बाद स्टोर करने के लिए सेकेंडरी में ले जाएगी। पूरा कूड़ा कचरा ले जाकर सेकेंडरी में भर देंगे फिर तो आफत आ जाएगी, हेडेक हो गया कहते हैं, ये बोलते कि नहीं अपन? क्यों? क्योंकि पूरा भर लिए हैं। अरे पहले प्योरीफाई तो कर लो कि क्या सही क्या गलत। तो ये समझ में आया, वर्किंग मेमोरी होती है किसमें, ह्यूमन में, और एक होती है, और ये सब चीजें कहां से देखने को मिलती, एनवायरमेंट। ऐसा ही एनवायरमेंट मतलब यहां देख लो इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में किस में आ गए, इनपुट में। जो भी चीजें आएगी कंप्यूटर में किससे आएगी। और अब दो चीज यहां भी होती है, एक तो टेम्परेरी वर्किंग मेमोरी, और एक होती है परमानेंट यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी मतलब आप समझ जाओ किसकी जरूरत पड़ रही है, रैम की। अब रैम मतलब भाई रिसेप्शनिस्ट, जो भी टास्क आया है उसको स्टोर करके रख लेना, और बाद में उसको डिस्प्ले कराना है, प्रोसेसिंग करना, सारी चीजें इसके अंतर्गत हो रही है। पर यहां पे भी आपको दो चीजें और मिलती है, देखो कैश हमने पढ़े सीपीयू की मेमोरी, एक रजिस्टर पढ़े ये भी सीपीयू की मेमोरी, ये दोनों जो है सीपीयू के असिस्टेंट है, ठीक, इसलिए इनको सीपीयू की मेमोरी बोलते हैं। रैम एक से ज्यादा हो, वो कैश एक से ज्यादा हो सकती है, इसलिए लेवल 1 लेवल 2 दिख रहा। और रैम में देखो यहाँ फिजिकल रैम, देखो रैम अभी देखे थे, ये देखो ये दिख रही है आपको, ये रैम है। रैम को राम नहीं पढ़ना है, रैम पढ़ना है। तो रैम देखे सबने, नहीं देखे होंगे, अपन एक आध कैबिनेट खोल के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक। रैम होती है और ये हार्ड डिस्क। तो रैम देखे, ये फिजिकल का मतलब क्या होता है, छू सकते हैं, देख सकते हैं। और एक होती है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब समझते कि नहीं, क्या होता है वर्चुअल मतलब? अब अगर शिवानी को भेज दिया जाए क्लास में नीचे एलएलबी की, और आंख बंद करके फील किया जाए कि शिवानी यहाँ है, फील ही बस कर सकते हैं कि शिवानी कैसा करके बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो जो यहाँ नहीं है पर हम फील कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, आभासी। आभासी हो रहा है ना। अब होलोग्राम, होलोग्राम सुने? होलोग्राम मतलब होता है जैसे प्रोजेक्टर में यहाँ से हम दिखाए मोदी जी यहाँ खड़े हैं और अपन से बातचीत कर रहा है, पर है कि ओरिजिनली वो कहाँ है, दिल्ली में है ना, कहीं भी होंगे। तो हमसे बातचीत कौन कर रहा है, वर्चुअल रूप से कर रहा है, कैसे कर रहा है। और एक और आपने सुनेंगे वर्चुअल मीटिंग हुई, हुई कैसे, जैसे मैं एग्जाम के समय अब जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट सुने होंगे, है ना। गूगल मीट में अपन क्लास लेंगे तो अपन यहाँ तो अभी फिजिकली मिल रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, पर हम घर बैठे बैठे आपस में एक दूसरे का चेहरा देख के बातचीत कर पा रहे हैं। वो वर्चुअल है कि फिजिकल है? तो वर्चुअल मतलब समझ गए, फिजिकली नहीं होता है ना। और जो फिजिकल होता है वो तो समझ गए, छू सकते, देख सकते हैं, ठीक है, सामने रहता है। तो ये वर्चुअल रहती, इसका मतलब रहती नहीं है, पर हम मान लेते हैं। किसका उधारी होगी कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं से उधार लेंगे कि नहीं। तो उधार देने के लिए बैठी है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव पता है ना, जैसे देखो हमारे मोबाइल में 6 GB 128 GB आती कि नहीं आती, 4 GB 64 भी आती है। तो 4 GB को वो बोलते हैं 2 GB एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको, आप ऑन कर सकते हैं, 6 GB हो जाएगी। बोलते हैं कि नहीं, मोबाइल लेने गए होंगे तब। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप 128 GB जो है उससे 2 GB उधार लेके मान सकते हैं कि वो आपके पास में रैम है, पर वो फिजिकल रैम है कि वर्चुअल है? वर्चुअल, क्योंकि माना गया है, समझ गए। ऐसे वर्चुअल रैम यहाँ होती है। अब देखो ये तो हमने समझ गए, लॉन्ग टर्म अगर ये स्टोर करना, देखो रोम बायोस, बायोस प्रोग्राम समझे कि नहीं। आपने बूटिंग प्रोसेस सुने होंगे ना, डॉस पढ़े थे अपन ने, पढ़े थे, बायोस प्रोग्राम पढ़े थे। बूटिंग प्रोसेस ऑन होती है, बायोस दिखता हमको, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और उसमें अपन देखते थे एक प्रोसेस होती है जिसका नाम था पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे हम बटन चालू करते हैं कंप्यूटर की तो ये प्रोसेस होती है, पावर ऑन करे, खुद की टेस्टिंग करेगा, और अगर सही है तो वो स्टार्ट कर देगा, नहीं है तो बंद नहीं करेगा, पर बता देगा कि भाई, जैसे आप सुबह उठते कि नहीं, उठे आप, मान लो उठे तो आप जो है पड़े पड़े बिस्तर में सोचोगे ये गर्दन क्यों दुख रही है, ये हाथ क्यों दुख रहा है, ऐसा सोचते कि नहीं। तो वो क्यों होता है, चेक होता है तभी होता है, फिर अचानक से भविष्यवाणी हुई कि तेरा हाथ दुखेगा तो दुखने लगा, नहीं दब गया ऐसा सो गया आप, तो आप क्या देखते पहले, अरे ये हाथ क्यों दुख रहा है। तो टेस्टिंग चल रही तभी पता चलेगा, फिर नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर भी टेस्ट करेगा ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद की टेस्टिंग करा उनने। और खुद की टेस्टिंग करते समय कौन सा प्रोग्राम रन होता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कहां स्टोर होता है, रोम में, रीड ओनली मेमोरी। ये रैम की बहन है, रैम अस्थायी होती है और ये स्थायी होती है, हालांकि दोनों प्राइमरी की है,
मतलब प्राइमरी की नहीं, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी क्यों बोला जा रहा है भाई? हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, चालू करते कि नहीं, थोड़ी देर बाद चालू होता है कंप्यूटर की तुरंत हो जाता है। तो धीरे धीरे कंप्यूटर जो है मतलब हार्ड डिस्क से रैम में आता है। कहाँ आता है? हार्ड डिस्क से रैम में। और कौन सा प्रोग्राम रहता है? वो बायोस प्रोग्राम, वो रन होता है। ठीक है। एक होती है रिमूवेबल ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह सुने होंगे, तो इनमें भी स्टोर होता है। नेटवर्क स्टोरेज भी होती है। मान लो ये कंप्यूटर यहाँ से पावर मतलब कुछ कनेक्शन लगा के हम दूसरे कंप्यूटर में जोड़ देते हैं, जुड़े रहते हैं नेटवर्क से, तो हम वहाँ से डाटा दूसरे में सेव कर सकते हैं कि नहीं, तो वो नेटवर्क स्टोरेज। और ये खुद की होती है हार्ड डिस्क, होती कि नहीं, खुद की हार्ड डिस्क होती है, तो उसमें भी सेव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं मेमोरी का कॉन्सेप्ट? जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है वैसे ही कंप्यूटर काम करता है। दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और सारी चीजें जो आएगी वो कहाँ से आएगी? इनपुट डिवाइस से। चलो अब देख लो थोड़ा सा और। मेमोरी है तो नापने के लिए यूनिट भी होना चाहिए, उन्हें बोलते हैं मेजरमेंट यूनिट। ठीक है। अब कैसे? दूध नापोगे तो क्या, किससे नापोगे? लीटर है, आधा लीटर, मिलीलीटर, जिससे नापो। अगर कोई चीज आपको नापना क्या, जैसे कपड़ा मापना है, मीटर, है ना, या फिर आपको गेहूं मापना है, या फिर आपको शक्कर मापना है, कैसे मापोगे? शक्कर क्विंटल में भी मापी जाती है और छोटा माप है तो किलो में, और गेहूं वो भी किलो में, क्विंटल में। तो हर चीज के लिए नापने का तरीका है, मेमोरी को नापना पड़ेगा कि नहीं? तो मेमोरी को नापने के लिए जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं बिट। ये बाइनरी डिजिट कहलाती है। क्या कहलाती है? अब बिट, एक बिट मतलब हो गया या तो वो 0 होगा या तो 1। बिट मतलब 0 या 1 ही हो सकता है, कि दोनों होंगे कि एक ही होगा। बिट मतलब एक, और अब बिट्स बोल दिया जाए तो बहुवचन हो गया। बहुवचन मतलब दोनों या दो से अधिक हो सकती है। अब 4 बिट बोल दिया जाए, 4 बिट का मतलब 0 1 0 1, इस प्रकार से। ये 4 हो गई कि नहीं? 4 हो गई तो उसका नाम क्या हो जाता है? जैसे हम बोलते हैं ना 4 लोग मिल गए, क्या बन गया? ग्रुप बन गया। तो वैसे ही 1 है मतलब बिट, 4 मिल गई तो निबल। ऐसे ही अगर 8 मिल गई तो बाइट बन जाती है। ठीक है। और अगर ये 1024 बाइट मिल गई एक साथ तो, अब केबी से आप समझ गए होंगे, सुने कि केबी कहीं? बाइट बहुत कम सुने पर केबी सबने सुना होगा। ठीक है। 1024 केबी मिल जाए तो, एमबी सबसे ज्यादा सुने हैं, सुने? 5 MB का एक सॉन्ग होता है, 6 7 10 MB की एक पिक्चर आप कैप्चर करते हो, करते सेल्फी लो या जो भी लो। उसके बाद 1024 MB मिल जाए तो क्या बन जाता? जीबी सुने हो? सुने ना? किस में सुने जीबी? 6 GB, 4 GB, 64 GB, ऐसा सुने होंगे। तो जीबी भी क्या है? इनका फुल फॉर्म देखो आप, केबी मतलब, एमबी मतलब, जीबी मतलब, और 1024 GB अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा? टीबी। अभी 1 TB के हार्ड डिस्क के मतलब 1000 GB। 1000 GB बोलने का रहता है, हालांकि वो सही रूप में क्या रहती है? 1024। ठीक है। अपन लगभग में बात करें तो 1000 ही है कि नहीं, है ना? अच्छा मुझे बताओ 1024 TB मिल जाए तो पीबी। ऐसे मिलते मिलते कहां तक जाएगी? जीबी तक। और जीबी का मतलब यहाँ पे गीगाबाइट मत समझ लेना, इसका मतलब है जियोबाइट। किससे मिलकर बनेगी है? 1024 ब्रोंटोबाइट से। ठीक है। तो सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट पूछा जाए तो क्या बताओगे? जियोबाइट। जीबी से याद मत रखना, उसको जियोबाइट बोलना। ठीक। और सबसे छोटी बोला जाए तो? अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन का आंसर बताना, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? 1 MB में कितने बाइट होते हैं? देखो ध्यान से। 1024। बताओ जल्दी बताओ, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? जबकि ये केबी है, हमने बाइट पूछे हैं, है ना? तो आप देखो जरा, है ना? देखो ये 1024 और ये 1024 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तभी आएगा निकल के, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 KB मतलब क्या है? 1024। पर यहाँ 1024 KB की बात की जा रही है, तभी तो MB बन रही। तो 1 KB का गुणा फिर इसमें करेंगे, यानी 1024 जो बाइट है उसका गुणा करेंगे, तभी तो 2 निकल कर आएगा इसका। तो कैसे आएगा? 10, आपने एक्सेल की रो का जो है, रो देखे ना, 1 2 3 4 5 6 नीचे कहां तक रहती है? याद करो जरा, कहां तक रहती है? बताओ। अच्छा कॉलम कहां तक रहते हैं? ऐसे रहते हैं ना, ABCD जो भी है। नहीं याद, भूल गए? एक्सेल की रो रहती है 10,48,576,
जब आप इन दोनों का गुणा करोगे 1024 और 1024 का, उसका आंसर भी क्या आएगा 10,48,576। 24 नहीं 76 है ना। अब अगर मान लो मैं 24 हटा देता हूं तो आप जो है आसानी से गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब 24 की जगह अगर 24 हटा दे तो इतने आ जाएंगे, और ये 24 हटा दे तो इतने आ जाएंगे। दोनों गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, फिर 1 2 3, कितना हो गए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख आ रहा है कि नहीं। और 48,576 किससे आ रहा है, 24 से। तो अप्रॉक्स मतलब एक प्रकार से लगभग देखे तो 10 लाख आ रहा है। पर आपको याद है ना एक्सेल की रो, याद रहना चाहिए, नहीं भी है तो याद रहना चाहिए। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 1 KB जो है 1024 बाइट से मिलकर बनती, पर 1 MB अगर बोले तो उसमें बाइट हो जाती 10,48,576। फिर बाकी चीजें मत रखना, इतना बड़ा नंबर आप याद रखोगे तो आपका आधार नंबर याद नहीं रहता, ये क्या रहेगा। ठीक है, तो एक मैंने बताया अनुमानित कि आपको याद रखना है लगभग 10 के आसपास। क्या होता है, 2 1024 गुणा होंगे तो किसके आसपास आएंगे, 10 लाख के आसपास। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में आएगा तो थोड़ा देख लेना, ये सीरीज देखना। अगर आपको बोला जाए 1 MB या 1 GB में कितने KB होती है बताओ जरा, ये 1 GB में कितने KB होते हैं, अरे 1024 MB होते हैं, KB पूछा मैंने। तो फिर दोनों गुणा होगा, कितना आएगा आंसर, 10,48,576। तो कभी भी 1 GB में MB पूछा है, KB पूछा, थोड़ा शांत दिमाग से सोच लो, नहीं तो दिए घुमाकर 1024 हमने तो करके आए हैं, करके क्या आए हैं, गलत है ना। तो खाने से पहले देखते ही नहीं अपन कि खा लेते, वैसे ही देखते हैं, है ना। चलो अब देखो मेमोरी, थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बाकी का अपन बाद में देखेंगे। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी और, प्राइमरी में 3 चीजें होती हैं। एक होती है CPU मेमोरी, याद करो जरा CPU मेमोरी कौन कौन सी होती, वो तो उसके पार्ट हो गए। मेमोरी CPU की मेमोरी कौन कौन सी कहलाती है, डॉक्टर के असिस्टेंट कौन कौन कहलाते हैं, कंपाउंडर और असिस्टेंट। तो यहां पे CPU के असिस्टेंट कौन कौन है, कैश और रजिस्टर, याद रहेगा। देखो वही निकले, रजिस्टर और कैश क्या होते हैं हमने विस्तार से पढ़े और पढ़ लेंगे। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब अस्थायी मेमोरी, जिससे डाटा स्टोर होता है परंतु हट जाता है। जैसे आप रास्ते से आए हैं घर से, अभी तक यहाँ डाटा स्टोर हुआ तुरंत में, पर अभी आपने हटा दिए, क्या हुआ कोई पता है कि घर से आते समय, पर जाते समय भी आपको जाते जाते तक स्टोर करना पड़ेगा। कुछ एंटिक चीज होगी तो ही स्टोर होगा ना, यानी कि ऐसी चीजें जो रहती तो है परंतु कब तक, जब तक की वर्किंग है, यानी कि लैपटॉप चालू है तब तक उसमें डाटा है, अगर बंद कर दो तो डाटा हट जाएगा। ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब रैम। रैम के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, SRAM, DRAM और वर्चुअल रैम। तो वर्चुअल रैम तो अभी देखिए अपन ने, उधारी वाला, यानी कि फील करते हैं। ठीक है, फील करने में क्या जा रहा है बताओ, फील करने में कंप्यूटर तक तेज कर चलने लगा तो आप नहीं कर सकते। जैसे आपको किसी ने गाली दिया तो आप फील कर लो, इसने तारीफ किया है, कर सकते कि नहीं। तो फील करने में क्या जा रहा, फील कर लोगे, थोड़ा नुकसान से बच जाओगे, किसके, अपने, नहीं पता चल रहा गुस्से से मार तोड़ दोगे उधर ही। ठीक, तो फील कर लिया, घर में कोई कुछ बोले तो फील करो कि तारीफ कर रहा है, नहीं झगड़ा करने लगे तुरंत। चलो वर्चुअल रैम समझ गए। SRAM मतलब स्टैटिक रैम और DRAM मतलब डायनेमिक रैम। डायनेमिक मतलब बार बार बदलती है, स्टैटिक मतलब थोड़ा देर से बदलती। रिफ्रेश करते हैं कि नहीं कंप्यूटर में, करते हैं, हर बार ज्यादा बार इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है और जितने बार रिफ्रेश करे डाटा हट जाता, इसका डाटा रहता है। अब नॉन वोलेटाइल मतलब, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी, मतलब जिसमें डाटा परमानेंट रहता है, जिसका नाम क्या है, रोम। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो परमानेंट रहती है, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। चलो यहां रीड ओनली मेमोरी की 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, PROM, EPROM, डबल EPROM। अब इसमें से कुछ मेमोरी ऐसी जिसमें से डाटा उठाया जा सकता है, जैसे देखो PROM मतलब, P का मतलब क्या है, देखो रोम का मतलब सब में पता वो रहेगा, P मतलब प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें प्रोग्राम एक बार किया जा सकता है पर हटाया जा सकता है क्या,
नहीं, तो ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक है ईपी रोम। अब देखो यहाँ पी का मतलब समझ गए कि नहीं अपन, रोम का मतलब भी पता है, तो ई का मतलब क्या होगा? इरेजेबल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल मतलब हटाई जा सकती, सिंपल सी बात। तो किससे? यूवी, अल्ट्रावायलेट किरणें, समझते कि नहीं? ठीक है, पराबैंगनी तरंगे, तो उसके माध्यम से जिसमें डाटा हटाया जा सकता है, फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, वो कौन सी मेमोरी है? ईपी रोम। एक और है देखो, डबल ईपी रोम। तो यहां मुझे बताओ, ई का मतलब समझ गए, पी का मतलब समझ गए, रोम का मतलब समझ गए, तो एक और ई बची ना, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इलेक्ट्रिक या विद्युत तरंगों के माध्यम से जिसमें डाटा हटाकर फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? डबल ईपी रोम। ई ज्यादा मत बोलना, नहीं कोई बोलेगा चिढ़ा रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या बोल दो? डबल ईपी रोम। और इसको सिंगल ईपी, यानी कि सिंगल बोलने की जरूरत ही नहीं है, ईपी रोम। ठीक है, ये समझ गए? चलो आगे देखो, अब आगे हम किस में, यानी कि जिसमें परमानेंट डाटा स्टोर होता है, कब तक? जब तक यूजर चाहेगा। अब यूजर आज नहीं चाह रहा, डिलीट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब तक नहीं बोलेगा तब तक है। तो दो चीजें होती है उसमें, कौन कौन सी? एक तो सिक्वेंशियल होती है और एक डायरेक्ट। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है? ये आप घुसे बैठने के लिए। अब देखो, सबसे पहला जो व्यक्ति बैठा है वो सबसे पहले गया कि नहीं? पर निकलने के लिए वो सबसे पहले आ जाएगा? नहीं आएगा ना, क्यों? कैसे आएगा? जो सबसे पहले गया वो सबसे बाद में आएगा। टेप कैसेट देखे कि नहीं? देखे होंगे रेडियो टेप, तो उसमें टेप में अगर हम कोई चीज गाने सुनना चाहें और चौथे नंबर पे गाना है, तो हम कैसे सुनेंगे? फॉरवर्ड की बटन दबाएंगे, बहुत स्पीड से चलेगा वो, और 3 गाने को क्रॉस करके चौथा गाना सुनाएगा। यही होता था कि फिर डायरेक्ट ऐसा बटन दबाए चौथा गाना प्ले, ऐसा होता है क्या? डीबीटी प्लेयर में क्या होता है, सुने देखे कि नहीं? डीबीटी प्लेयर है कंप्यूटर में, डायरेक्ट हम वहां से प्ले करें, नहीं चौथे नंबर का प्ले करें, कहीं से भी कुछ भी, तो वो सिक्वेंशियल कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा? डीवीडी प्लेयर या फिर कंप्यूटर वाला डायरेक्ट, पर वो कैसेट वाला क्रम से। जैसे मान लो आपका ड्रॉज है, ड्रॉज मतलब उधर से रास्ता नहीं है, बुक भरते गए भरते गए भरते गए, पहले पॉलिटी की रखी, सोशल साइंस की रखी है, साइंस की रखी, ऐसे रखी, तो पहले कौन सी भरे अपन ने? पॉलिटी की, तो बाद में कौन सी निकलेगी? पॉलिटिक्स की निकलेगी ना। तो इसलिए जो पहले गया है वो बाद में, मतलब उसको निकालने के लिए 4 को गुजारना पड़ेगा। तो ऐसे सीक्वेंस में जो मेमोरी काम करती थी उसे क्या बोलते थे? इसमें सिर्फ एक चीज आती थी, मैग्नेटिक टेप। वही रील देखें टेप की, मैग्नेट चुंबकत्व रहता था, उसके थ्रू उसमें रिकॉर्ड होता था। ठीक है, और थोड़े दिन बाद आपको देखा होगा कि रील खराब हो जाती थी। क्यों? क्योंकि घस जाती है चल चल के। अब चुंबक वाले जो रहते थे ना उसमें, अब देखो डायरेक्ट में 3 चीज आ जाती, कौन कौन सी? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव। अब मैग्नेटिक डिस्क मतलब भाई सिंपल सी बात है, मैग्नेट का उपयोग इसमें हो रहा, पर ये डिस्क हो गई। डिस्क का मतलब समझते हैं कि नहीं? गोल चकती। अब देखो इसमें क्या आएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब जो हमारे कंप्यूटर में अभी होती है, पर अभी कंप्यूटर से हटकर वो हो गई है, तो वो कैसी हो गई है? SSD, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, SSD हो जाएगा। तो यहाँ हार्ड डिस्क ड्राइव का रिप्लेसमेंट क्या है? SSD। पर ये महंगी होगी कि सस्ती होगी? महंगी होगी, ये बहुत महंगी आती है। मान लो ये आ रही कितने की? 1000 GB आ रही है, 3500 लगभग, है ना? क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये आएगी कितने की? ये लगभग जो है 240 GB। 240 GB आ जाती है 2800, 3000 की। 3000 की मान लो किसको? ये SSD को। अब बताओ कितनी महंगी है? ठीक है, मतलब 10-12 हजार की आएगी, तो कितने गुना देखो ज्यादा है, तो काम अच्छा करेगी कि नहीं? स्पीड फास्ट हो जाती है, ऐसा मान लो। ठीक है, चलो हार्ड डिस्क समझ गए। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क से पहले जो आती थी फ्लॉपी डिस्क आती थी। डॉस देखे कि नहीं? डॉस करे ना अपन ने? डॉस के समय जो यूज होती थी फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, उसमें लगभग जो है 1.4 MB या 5 MB ऐसा यूज होता था। अब उतना कम स्टोरेज हम कहाँ उपयोग? देखिए एक तो गाना नहीं आएगा आज की डेट में, पर पहले यूज होती थी। अब कोई ऑप्शन नहीं रहता तो करते कि नहीं? हम मजबूरी में करते हैं, पर ऑप्शन आ जाता तो नहीं करते हैं। चलो अगला जो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क CD सबने देखा होगा, लगभग यूज भी करे होंगे, ऐसा मान लो। तो CD 3 प्रकार की होती है। CD रोम, रोम मतलब समझते हैं? रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक बार आई है आप उसमें हटा भी नहीं सकते, राइट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसको पढ़ सकते हो। पर एक होती है CD एक बार रिकॉर्ड कर दिए और उसको हम रीड कर सकते हैं। पर एक CD आती है रीराइटेबल। रीराइट से क्या समझते हैं? हाँ, जब स्टोर कर दिए फिर से रीराइट कर सकते हैं बार बार। भाई आज हमको डाटा एक जगह दूसरी जगह ले जाना, उस डाटा को हटा दिए,
फिर डाटा दूसरा ले गए, ऐसे करके हम बदल सकते हैं। ऐसे ही इसकी बड़ी बहन आ गई कौन, डीवीडी। डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वर्सेटाइल मतलब हर जगह यूज होना। और इसी का एक दूसरा वर्जन आता है डिजिटल वीडियो डिस्क, वीडियो के लिए काम आती है, ठीक है। एक डीवीडी खरीदते थे हम, कितनी मूवी आती थी उसमें, पहले खरीदते थे ना, कितनी आती थी, 4-6 जितनी भी आती थी। अब वो कैपेसिटी रहती है, एक सीडी की जो कैपेसिटी रहती है वो होती है लगभग 700 MB, ठीक है। पर एक कमरा का कैपेसिटी 100 लोगों को भरना है तो पूरे 100 भरते ही उसमें, थोड़ा बहुत अनजान की रास्ता खाली रखोगे। जैसे देखो यहाँ इतने सारे लोग, पर बीच में कैपेसिटी ज़्यादा है पर रखना पड़ता है कि नहीं खाली, तो हम 700 में 700 MB डाटा भर सकते, 650, 660 ऐसे भर सकते, 40 MB रहना पड़ेगा। ऐसे डीवीडी की जो क्षमता रहती है 4.7 GB, इसकी सिंगल साइड और डबल साइड दोनों आती है। कैसे, सिंगल साइड है तो 4.7 GB और डबल साइड है तो 8 कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डीवीडी के जैसे सीडी के प्रकार थे वैसे डीवीडी के 3 प्रकार देख रहे हैं आप। इसमें सिर्फ क्या होगा, रीड किया जाएगा, और इसमें एक बार रिकॉर्ड करके रीड किया जाएगा, फिर इसमें बार बार रिकॉर्ड किया जाएगा, हटाया जाएगा, ऐसी चीजें। एक और आती है BRD, चलो यहां से हटाता हूं। BRD मतलब ब्लू रे डिस्क। अब देखो सीडी से कुछ अच्छा हुआ तो कहां चले गए हम, डीवीडी से कुछ अच्छा हुआ तो ब्लू रे डिस्क। बड़ी बड़ी हाई डेफिनेशन मूवी आपने सुने होंगे ना, हाई डेफिनेशन जो वीडियो होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, ब्लू रे डिस्क। एक और इसकी बड़ी बहन आई HBD, होलोग्राफिक वीडियो डिस्क। होलोग्राफिक, अब भी होलोग्राम सुनाया था मैंने। होलोग्राम मतलब क्या है, हाँ मतलब हम कुछ लेंस से, या फिर आपने देखे होंगे इस घड़ी से हम यहाँ कंप्यूटर दिखा सकते हैं, है ना, यहाँ चला सकते हैं टच करके, तो ऐसी वाली चीजें क्या कहलाती है, होलोग्राफिक, ठीक है। अब आई फ्लैश ड्राइव, तो फ्लैश ड्राइव में क्या क्या आ गया, मेमोरी कार्ड सबने देखे, मोबाइल में अभी भी यूज होता है। पेन ड्राइव सबने देखे, ठीक है। तो एक बार इनके दर्शन कर लेते हैं हम, उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना अभी। चलो ये जाने सबने, सीपीयू सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी खुद की एक बफर स्टोरेज रहती है जिसका नाम क्या है, क्या है बफर स्टोरेज का नाम, हाँ याद रहना चाहिए, क्या है ये, रजिस्टर। ये रजिस्टर है। अब रजिस्टर मतलब सीपीयू है, सीपीयू और मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी मतलब आप समझ गए क्या है, रैम। इन दोनों के बीच में एक और मेमोरी होती है जिसका नाम क्या है, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी कैसी है, रैम से फास्ट है कि स्लो है, फास्ट है, और बफर और फास्ट होगी, सिंपल सी बात है। देखो डॉक्टर के पास में जो रहता है वो ज्यादा फास्ट होगा। तो ऐसे सीपीयू जो अपने प्रोसेसिंग के बाद जो चीजें रखता है वो बफर स्टोरेज यानी कि रजिस्टर कहलाता है। और मेन मेमोरी से सीपीयू तक जो सूचनाएं जाती है या फिर इंस्ट्रक्शन जाते हैं वो कौन सी मेमोरी से जाते हैं, कैश मेमोरी से। और सारे इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियली कहाँ स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी यानी कि रैम में। और यहां से हमने कोई डाटा अगर प्रोसेस हो गई और मॉनिटर में देख लिया और हम चाहते हैं भविष्य में सेव करें, तो इन तीनों को उपयोग करेंगे कि कोई दूसरी को उपयोग करेंगे, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी मतलब आप समझ गए, हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, जो भी है, ठीक है, चीजें समझे कि नहीं। चलो आगे देखो, रैम देखे हमने, रैम में देखे एस रैम और एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, जिसमें डाटा बार बार जल्दी जल्दी बदलता नहीं, थोड़ी देर तक रहता, हालांकि अस्थायी है। और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, जिसमें बार बार डाटा रिफ्रेश होता है और बदलता है, ठीक है। रिफ्रेश होने का मतलब समझते कि नहीं, देखो हम रिफ्रेश होते हैं मतलब कुछ ना कुछ खाए तो एनर्जी मिलेगी तभी रिफ्रेश हो रहे हैं, घूमने फिरने वो भी एनर्जी, घूमना फिरना भी क्या है एक प्रकार से एनर्जी, गलत जगह घूमना एनर्जी नहीं है, ठीक। और कंप्यूटर का रिफ्रेश होना मतलब उसका रिफ्रेश क्या है, देखो ये हमने ये लगाए क्या, करंट लगाए, करंट ही उसका रिफ्रेश है कि है ना। इसका मतलब है विद्युत आवेशित करना। रिफ्रेश का मतलब क्या है, तो बार बार विद्युत आवेशित करने की जरूरत किसको पड़ेगी, डी रैम या एस रैम। और रिफ्रेश होने के बाद डाटा उड़ जाएगा कि नहीं, उड़ने का मतलब ऐसा नहीं है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब आई कौन सी, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, सबके बारे में बता दिए। तो ये होती है रोम, सीपी मदरबोर्ड में रहती है, और ये भी होती है रैम जो मदरबोर्ड में रहती है पर निकाली जा सकती है, निकाल सकते हैं ना अपन। जैसे 4 GB हमको चाहिए 8 GB, तो उसको निकाल के हम रिप्लेस करके दूसरी लगा सकते हैं। या हमारे पास 4 GB है, 2 स्लॉट रहते हैं, स्लॉट मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक कंपनी में 2 मैनेजर की जरूरत है, अगर एक ही की है तो एक को उखाड़ के दूसरा लाया जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और अगर 2 की जरूरत है तो एक है काम करने वाला, हमने दूसरा और ले आए। ऐसे 4 GB की रैम है, हमने 8 GB कर ली उसको, यानी 4 की और लेकर आ गए, ठीक है। देखो ये रैम के प्रकार है, अभी तक जो वर्जन चल रहा है, DDR1 आई, DDR2 आई, DDR3 आई और DDR का मतलब है क्या,
डबल डेटा रेट क्या होगा, और उसके वर्जन आ गए 1 2 3। अभी कौन सी चल रही है 4, ठीक है। अभी लेटेस्ट में मतलब इसमें लैपटॉप में लगी है तो DDR4 है। अगर ये पुरानी सिस्टम की बात करें यहाँ DDR2 होगी लगभग, क्योंकि पुराने हैं। अभी जो कंप्यूटर लोगे आप उसमें कौन सी आएगी 4, है ना। अब यहां देखो हार्ड डिस्क समझते हैं ना। उसके बाद देखो वर्चुअल रैम जो रहती है वो कहाँ रहती है, हार्ड डिस्क का ही टुकड़ा रहता है कि अलग से कुछ रहता है। अब टुकड़ा रहता नहीं है वो 64 GB। हमने फील कर ली 2 GB उधार दे दे, क्योंकि आपको पता है देखो 64 GB पूरी फुल कर लेते आप मोबाइल में, नहीं कुछ ना कुछ बची रहती 10 12 GB 10 GB 5 GB, तो 2 GB हमने उधार ले ली, वो कहाँ चली जाएगी वर्चुअल रैम में, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है। अब जैसे देखो हमारे घर में कोई चीज़ नहीं है पर हमको परमानेंट यूज नहीं है, जैसे हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो रहा, शादी है, कुछ भी है, तो हम अड़ोसी पड़ोसी कुछ सामान ले आते कि नहीं मांग के, भाई ये सामान आज लग रहा है, कार्यक्रम है, और वापस दे देते हैं। जैसे टेंट वाले के हम सामान पूरे लाते कि नहीं, तो वो हमारे रहते क्या, पर उस दिन हम उपयोग करते हैं हमारे कह के, क्यों, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ पैसा दिया है, तो वो वर्चुअल है कि फिर उसको हम वर्चुअल इसलिए मानेंगे क्योंकि वो दूसरे का है, ले जा लेता ना वो। अब ऐसा मत बोल देना कि उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, वो वैसा नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक। मैग्नेटिक टेप देखे सबने, चलो इनके बारे में थ्योरी में अलग से PDF दे दूंगा, उसके बारे में एक बार पढ़ लेना, अभी बता दिया मैंने। ये फ्लॉपी डिस्क है, ये देखो ये फ्लॉपी डिस्क, ये काम आती थी हार्ड डिस्क के पहले। ये आप एग्जाम आएगा ना एग्जाम में, तो इसके लिए मैं चित्र बना के दे दूंगा उसमें, अभी टेंशन मत लो। फ्लॉपी डिस्क अगर आया तो ऐसा बना देना, ये बनाना देखो गोल राउंड बनाना बन जाएगा, है ना, मतलब CD को एक पन्नी में पैक कर दिए समझ लो, करें, और उसके आइट साइड में ये बनाना आपको, देखो क्या बनाना है, ये दिख रहा है आपको, DVD में या कहीं भी लेंस होता है, लेंस मतलब समझते हैं जिससे डाटा राइट होता है, रीड होता है, मतलब पढ़ा जाता है। अगर CD राइट और रीड नहीं हो रही तो अपन क्या बोलते थे, लेंस खराब हो गया बोलते थे, क्यों, लेंस खराब नहीं हुआ, DVD कचरा वाली लगा देंगे, फूक फाक लगाते थे ना पोंछ के, तो वो क्यों लगाते, कचरा जाएगा तो लेंस खराब करेगा, इतना बड़ा बल्ब टाइप का रहता है जो रीड करता, आंख, है ना। ऐसा ही इससे डेटा रीड और राइट रहता है, रीड और राइट क्या होता है यहाँ से, यहीं से होता है। बाकी चीजें आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग लेवल यहाँ कंपनी का नाम रहेगा, यूजर लेवल रहेगा, एक्सेस स्लॉट रहेगा, अलाइनमेंट स्लॉट रहेगा, इसके बाद इंडेक्स की होल रहेगी यहाँ पे, डिस्क हब, सेंटरिंग, डिस्क जैकेट, कुछ चीजें भूल भी गए टेंशन नहीं लेना है, पर लगभग ऐसा है कि हम 1 2 बार बना के देख लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बना के देखना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्या है, वो फ्लॉपी डिस्क है, इसके बारे में पढ़ लेना आप। 2 प्रकार की फ्लॉपी आती है, देखो एक आती 5.5 इंच लगभग और एक 3.5 लगभग, ठीक है, तो दोनों देख सकते हैं आप, बस लिख देना 5.5 और 3.5 की आती थी। अब नेक्स्ट क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब हो गया, देखो हार्ड मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें डिस्क लगी होती है, देखो ये दिख रही है आपको CD टाइप की, इसके अंदर बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या होता था, इनको जो गोल गोल चकती उसको क्या बोलेंगे, प्लेटर्स। अब ये बनाना नहीं है इसको, है ना, इसका अपग्रेडेड वर्जन क्या है, SSD, ये चिप लेवल पे। अब बताओ मुझे, तेज ये काम करेगी, ये काम करेगी, ये काम करेगी, चिप, है ना, चिप ज्यादा काम करती, सिलिकॉन की बनी इसलिए। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, ये हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर्स आप देख रहे हैं वही है, तो ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाना है। अगर बोले हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बारे में बताना है। तो देखो यहां देखो ये गोल गोल लगी है, यहां 3 की जगह 4 हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। तो जहां ये फंसी है वो भी कहीं ना कहीं फंसा होगा। देखो सबसे पहला मेन चीज क्या है, आर्म असेंबली, यानी कि एक डंडा लगा दी समझो आपने, और डंडे में 3 निकाल दिए, क्या रॉड, 3 रॉड निकाल दिए। 3 रॉड जो है वो रॉड जो है अपने आप में क्या है, रीड राइट है, देखो रीड राइट हेड है, जो CD से डाटा को पढ़ेंगे या फिर उसमें लिखेंगे, लिखना मतलब, और जो डंडे निकले उन्हें क्या बोलेंगे, मतलब आर्म जिसमें फंसे उसे आर्म असेंबली, है ना। अब रीड राइट हेड है, तो रीड राइट हेड के सामने क्या है, एक देखो एक रॉड टाइप का दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल। और इसमें हर एक CD फंसी कि नहीं, प्लेटर्स बोलते हैं जिन्हें, जो CD है उन्हें क्या बोलेंगे। अब देखो प्लेटर्स है, इसका मतलब जी जो जहां फंसी है, एक तरीके से देखो ये सिलेंडर बन रहा है कि नहीं, देखो यहां बन रहा है, ये देखो बना, तो इसे क्या बोलेंगे। अब यहां देखो गोल गोल दिख रहा है, जैसे मान लो मैं अलग से कोई चक्रा बना देता हूं, ये ग्राउंड मान लो, दौड़े कि नहीं कभी ग्राउंड में, तो कहां दौड़ते, कहीं भी दौड़ते रहते, ट्रैक पे दौड़ते, ट्रैक समझते हैं, ट्रैक मतलब समझ रहे कि नहीं, गोल गोल राउंड, और ट्रैक
ट्रैक अपने समझ गए गोल गोल है ना, और बीच में कहीं कहीं ऐसे स्लॉट भी बने हो सकते हैं कि 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, है ना। तो जो छोटे छोटे जो बने उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे, गोल गोल जो राउंड है उसको क्या बोलेंगे, ट्रैक। और छोटा जो छोटे छोटे बीच में बन गए, देखो ये बने कि नहीं, इन्हें क्या बोलेंगे, सेक्टर। आपने सुना होगा हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर देते हैं, पेन ड्राइव फॉर्मेट कर देते हैं, सुने, मोबाइल भी फॉर्मेट कर देते हैं, क्यों सुने हैं, क्या होता है उसका मतलब, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट का असली मीनिंग क्या है, डिलीट करना होता है क्या, नहीं। एमएस वर्ड में अगर फॉर्मेटिंग पूछूं मैं तो क्या होगा, करें ना एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग, क्या करें, यानी कि एक तरीके से सजाना, है ना। सजाना मतलब कि भाई आकर्षक दिखे, इसलिए ऐसा ही यहाँ पे अगर हम कोई ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं उसका मतलब भी सजाना ही होगा। क्या होता है उसका मतलब, ले देखे डाटा डिलीट होता है, परंतु वो अव्यवस्थित डाटा डिलीट होता है ना, डिलीट हो रहा है वहां तक ठीक है, पर उसको हम फिर से डाटा स्टोर करने के लिए सजा रहे कि नहीं, कैसे सजा रहा है, मतलब कोई भी डीवीडी, कोई सीडी या कोई पेन ड्राइव को फिर से फॉर्मेट करना का मतलब होता है ट्रैक और सेक्टर में फिर से डिवाइड करना। ट्रैक और सेक्टर में फिर से, जैसे मान लो बारिश में खूब दौड़ गए हैं, कहीं से भी दौड़ गए हैं, बिगड़ गया है ग्राउंड, तो फिर भी क्या करेंगे, फिर ट्रैक बनाएंगे कि नहीं, और फिर से सेक्टर बनाएंगे, तो मतलब सजा रहे कि नहीं फिर से, यानी कि फिर से काम करने के लिए अच्छा कर रहे हैं ना। ऐसे ही सीडी डीवीडी कोई भी ड्राइव है जो डाटा स्टोर करती है, उसको फिर से डाटा स्टोर करने के योग्य बनाना, मतलब ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना, क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। समझ गए, तो फॉर्मेट का मतलब समझे कि नहीं, हर जगह एक सा होता है, ऐसा डिलीट मत बोल देना, ठीक। सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो इसके भी प्रकार होते हैं, ये किसका अपडेटेड वर्जन है, हार्ड डिस्क का, है ना, उसी की बहन है, मतलब बड़ी बहन बोल दो। अब बड़ी बहन ऐसा नहीं है, बड़ी बहन भी गधी निकल सकती है ना। तो छोटी बहन अपडेटेड होता है कि बड़ी बहन अपडेटेड होती है, हाँ, क्योंकि छोटी बहन बाद में आती ना, तो जो बाद में आएगी वही अपडेट होगी। जैसे आज की डेट में अपन सामने वाले, जैसे अपने घर में कोई ओल्ड पर्सन हो, उसको बोल देंगे अरे तुम्हारे जमाने में नहीं, हमारे जमाने में ये चीज़ है, जबकि ज़्यादा एडवांस वही होंगे, उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ऐसा मत बोलना। एसएसडी के टाइप है तो इनके बारे में पढ़ना बता दूंगा। चलो यहाँ अंतर देख लो, एसएसडी और एसएसडी। एसएसडी मतलब ज़्यादा अच्छी होती कि कम अच्छी होती, ज़्यादा, मतलब एसएसडी हार्ड डिस्क की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, मजबूती ज़्यादा होती है, और ये कम मजबूत होता है, ठीक है। और ये जो है तो बिजली की खपत कौन कम करता है, और ये एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम का मतलब डाटा हम निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा जल्दी किससे निकलेगा, एसएसडी से, तो 100 माइक्रोसेकंड से भी छोटा। और यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो 2.9 से 12 माइक्रोसेकंड, और यहाँ देखो महंगी है, और ये सिंपल सी बात, जो अच्छा काम करे वो तो महंगा रहेगा ही, भले ही वो छोटा रहे जो भी रहे। डेटा ट्रांसफर के लिए अच्छी कौन होती है, यही, और ये कम, स्टार्ट होने में कुछ मिली सेकेंड, यानी कि एसएसडी वाला लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करें तो एक बटन दबाए हमने और 2-3 सेकेंड 10 सेकेंड में स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेरा लैपटॉप 5 सेकेंड में स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और अगर आपने बंद करे तो बंद हो जाएगा, चालू करे तो चालू, उसको चालू नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद हो जाता है वो। ऑप्टिकल डिस्क समझते, सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचबीडी, अभी देखे ना अपन ने। एचबीडी मतलब होलोग्राफिक वीडियो डिस्क, और बीआरडी मतलब ब्लू रे डिस्क, इसके बारे में मैंने अभी बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए डीवीडी तो ऐसा बना देने वाला स्ट्रक्चर, ठीक, वो मत बनाना, उसमें कलर करते करते 3 दिन हो जाएंगे, ठीक। ये वाला बनाओगे तो क्या होगा, एक चक्री बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, और लिख दिए क्या, रीड राइट हेड है, और ट्रैक सेक्टर बना देना ज़्यादा है। तो ट्रैक सेक्टर बताया मैंने, एक गोल बनाए और बीच में एक जो है, और ऐसे बांट दिए, इसको बांट दिए, मतलब क्या है, ये ट्रैक तो हो गया पूरा गोल वाला, और सेक्टर क्या हो गया, ये छोटा सा जो टुकड़ा है, ठीक। सीडी के 3 प्रकार पढ़ लिया अपन ने, डीवीडी के 3 प्रकार। सीडी और डीवीडी में अंतर देख लेना आप, ठीक है, किसने कब बनाया क्या है। देखो ये दिख रही नहीं, देखो 700 MB बता दिया था, और यहाँ 4 GB, और देखो ये हाई वाली है 17 GB, एक डबल साइडेड वाली रहती है 8 GB वाली भी, और एक है 17 GB वाली। ब्लूरे डिस्क, हाई डेफिनेशन वीडियो, देखो ये कब लॉन्च की गई, 6 में, और सबसे पहली मूवी इसमें 2003 की जो मूवी थी वो स्टोर की गई। ऐसा मत बोलना कि 2003 में स्टोर हो गई, 2003 में मूवी बनी है, तब 2006 में स्टोर हुई है, समझ गए। एचबीडी देखो ये, अब एचबीडी जो है कब लॉन्च की गई थी, देखो जरा यहाँ पे 2004 में। और ये जो है देखो एचबीडी
मतलब एक प्रकार से 2010 में बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट मतलब समझते कि नहीं, दिवालिया। हाँ, तो मतलब अभी वर्तमान में नहीं दिखती, इसलिए नहीं दिखती। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क बोल सकते हैं, वर्सेटाइल ही बोलेंगे। कैपेसिटी कितनी रहती है? टीबी मतलब समझते कि नहीं, टेराबाइट। और टेराबाइट किससे मिलकर बनी होती है? जीबी, यानी गीगाबाइट से। मतलब 3000 जीबी, 4000 जीबी के आसपास। 4000 जीबी मतलब 3.9 टीबी। और किसने किया था इसको डेवलप? HSD फोरम ने। बाकी चीज ज्यादा लोड नहीं लेना, बस ध्यान रखना, कॉमन सी चीज है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि ये उल्टा लिखा गया क्या, HBD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताते बनना चाहिए क्या? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। फ्लैश ड्राइव सब जानते हैं, पेन ड्राइव, थंब ड्राइव भी बोलते हैं इसको। थंब ड्राइव क्यों बोलते हैं? एक अंगूठे बराबर होती है कि नहीं। और USB यूनिवर्सल जो पोर्ट होता है उसमें आप पेन ड्राइव अगर आई तो ये बना देना, ये इतना अच्छा मत बनाना, यहाँ सिर्फ ऐसा बना देना आप, और इतना बड़ा राउंड बना देना। ठीक है। और उसके बारे में लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे? देखो, टेस्ट पॉइंट होता है, फ्लैश मेमोरी, क्रिस्टल, एक्सीलेटर, जो भी है। ठीक है। LED होती है, जितनी चीज़ें हो सके। और ये USB कनेक्टर होता है, पॉसिबल जितनी हो सके, पर डायग्राम बनाना नहीं भूलना है, कुछ भी आए। अभी एक वो भी हल करेंगे ना अपन। मेमोरी कार्ड सबने देखे? ये किसका है? मोबाइल का है, कैमरे का है? कैमरे का है। कैमरे का है ना, बड़ा है, देखो, है ना। तो यहाँ अलग अलग चीज दिखी। देखो, कार्ड आप जब बनाओगे तो यहाँ देखो राइट स्पीड है, कितनी स्पीड से इसमें डाटा राइट किया जा सकता है, कितना? 95। उसके बाद मेमोरी का साइज कितना है, ये लिखा होता है, कंपनी लिखी होती है, क्लास लिखी होती है, और कौन सी वेराइटी का है कार्ड का टाइप भी लिखा होता है। समझ गए? देखो, कंपनी लिखी सैनडिस्क। सैनडिस्क जो है सबसे पहले बनाई थी कंपनी, है ना, मतलब पेन ड्राइव बनाने वाली पहली कंपनी है। ठीक। हालांकि पहले दूसरा नाम था उसका, ये प्रकार देख लेना एक बार। स्पीड देख लो, एक क्लास के हिसाब से, जितना अच्छी क्लास लोगे उसके हिसाब से। देखो 4K रिकॉर्डिंग, 4K मतलब समझते कि नहीं? K का मतलब समझते कि नहीं, बताओ क्या? 1000, है ना। तो 4K मतलब 4000। 4000 DPI। DPI मतलब हम HD वो बोल सकते हैं ना, जो 360 बोलते कि नहीं आप, 360 में देखते हैं आप, 240 में क्या देखते हैं? वीडियो। 144 रहता है, 240, 360, उसके बाद 480, फिर 720, 1080 रहता है कि नहीं। मोबाइल में देखिए वीडियो कैपेसिटी आप देखते हैं, जिसमें ज़्यादा में देखो तो आपका डाटा जल्दी लॉस होता है, और कम में देखो तो, है ना। तो 4K मतलब 1080 तो मैक्सिमम रहता है हमारे मोबाइल में, पर ये 4000, सोचो आप, उससे 4 गुना ज़्यादा, उतने को जो है ये स्टोर कर सकता है ये वाला क्लास। ठीक। अब यहाँ कैपेसिटी है, ज़्यादा लोड नहीं लेना इसमें। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में दोनों में अंतर लिखा है यहाँ। ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी क्या कंप्लीट यहाँ पे मेमोरी। और देख लेंगे, मतलब बाकी चीज़ और है। मेमोरी तो यहाँ कंप्लीट हो गई, अब बाकी चीज़ बाद में देखेंगे। चलो मैं क्वेश्चन पेपर निकाल के बताता हूँ आपको फंडामेंटल का, यहाँ तक का। कौन सा है? फंडामेंटल, है ना। देखो यहाँ क्वेश्चन, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कोड वोड डाला रहेगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना। पर नीचे आपको यहाँ पे क्या करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना ना भूले। क्यों? क्योंकि कभी कभी अथवा नहीं दिया तो आप अथवा छोड़ छोड़ के लिख दे तो घाटा हो जाएगा, है ना। और अथवा दिया है तो एक एक छोड़ के लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा, 5 इकाई रहती है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना है। अगर 2 दिए हैं तो एक का ही देना है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर मतलब जो अंक है वो समान है। जहां आवश्यकता हो वहां उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। किसका? यूनिवर्सिटी के हिसाब से, ऐसा मत बोलना। अंग्रेजी और हिंदी के अनुसार जो अगर देखें तो अंग्रेजी को सही मानेंगे। ठीक है। और प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी रोल नंबर वो तो आपकी दिक्कत है, भरना नहीं भरना। चलो देखो, यहाँ देखो जरा, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम चित्र बनाइए और उसके घटक को समझाइए। इसका मतलब क्या है? ब्लॉक डायग्राम समझे कि नहीं? चलो दिखाता हूं। ब्लॉक डायग्राम अब भी देखे ना अपन ने। ब्लॉक डायग्राम मतलब जिसमें पूरी चीज है विस्तारित रूप से, है। देखो यहीं कहीं होगा, ये देखो। पर इसको आपको इतना नहीं, ये सारी चीज उसमें होनी चाहिए। जैसे इनपुट डिवाइस के साइड में थोड़ा बहुत ही लिखा होना चाहिए। डायग्राम बनाने का मतलब माउस कीबोर्ड मत बना देना। ठीक है। डायग्राम बनाने का मतलब आपको मैं दिखाता हूं। देखो नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलो यहां बताता हूं मैं।
देखो यहाँ दिख रहा है, ये देखो इस प्रकार से ये दिख रहा है। अब इसको सेव कर लेते पहले, या फिर आप जो है कोई भी बना सकते हैं, पर बीच में इनकोडर वाला जो है वो सारी चीज बनाना है। इसमें इनकोडर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसमें भी तो इनकोडर रहना जरूरी कि नहीं? डाटा बिना कन्वर्ट हुए जाएगा, अच्छा लगेगा। मतलब हमारा जो डायग्राम है वो सही है ना, पर आपको बनाना कैसे है? बनाना ऐसे डब्बे डब्बे में, है ना। और डब्बे में बनाओगे, उसके साइड में लिख देना इनपुट डिवाइस के साइड में कीबोर्ड माउस दो ठो। एग्जाम्पल लिखने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी समझ जाएगा। और यहाँ बीच में इनकोडर बनाना, ये सब डब्बे डब्बे में बना देना। ये मत बनाना ये वाला, ठीक है, ये भी मत बनाना और ये भी नहीं बनाना, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। पर डिकोडर बनाना जरूरी है और आउटपुट डिवाइस भी जरूरी। अब हर एक चीज को समझाने के लिए नोट्स में जब पीडीएफ मिलेगी उसमें सारी चीज आपको एक एक करके डिस्क्राइब की गई है। नहीं तो आप तुरंत उसको पढ़ के सुन के और लिख के देखा करो। खुद से लिख के देख ली यानी कि रट गया। अगर आपने ये डायग्राम बना दिए और लिख दिए सब एलिमेंट को, तो 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, कितने का आया देखो जरा वहां पे। सभी यूनिट के अंक समान है, इसका मतलब 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता तो 16 नंबर का आया होगा। अब 16 नंबर का आया है, ये देखो पूरा। अब देखो जरा ध्यान से, पूरा क्वेश्चन 16 नंबर का, 16 पंचे 80 होता ना, तो 16 नंबर के एक क्वेश्चन आया। इसका मतलब लिखो, खूब लिखो। कितने पेज में लिखना है वो मैं पेज समझाऊंगा एक दिन और, ठीक है। पर लिख आपको पूरे क्वेश्चन को 16 नंबर का मान के ही लिखोगे तभी आप आंसर लिख वो मतलब नंबर मिल सकते। अगर आपने सोचे कि नहीं 2-3 पेज में लिख देते तो वो कैसे नंबर देगा? 3-4 नंबर देगा 16 में से, अच्छा लगेगा? अब बताओ, एक यूनिट में 5 नंबर मिल रहा है, 5 यूनिट में कितने मिलेंगे? 25 से मिलेंगे, तो 25 मिलेंगे। पास होना है 32-33 में, हो गए पास क्या? हाँ, तो अब समझ जाओ इनको, हर एक चीज को आप जो डायग्राम है ना, डायग्राम को आपको कितना समझाओगे बहुत पहुंच जाएगा ये तो। अगर चाहे तो सेपरेट सेपरेट चीजें आप उधर एक्सपेंड कर सकते हैं भाई, कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीजें होती है, जब समझाने की बारी आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या है? मेन मेमोरी क्या है? मैग्नेटिक डिस्क और सीडी रोम की संग्रहण प्रक्रिया को समझाइए। अभी पढ़े। मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब आप समझ सकते हैं रैम और रोम को समझाना विस्तार से, उसके लिए विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, वो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें। उसके बाद आपको मैग्नेटिक डिस्क मतलब समझ रहे, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, है ना। दूसरी हमने सीडी रोम, सीडी पढ़े कि नहीं? सीडी रोम में डाटा कैसे स्टोर होता है? ट्रैक और सेक्टर में होता है, तो उनकी प्रक्रिया बताना। तो मतलब ये भी 16 का है, या तो वो समझा दो या तो ऊपर वाला। समझ गए ना कैसे? उसके बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है देखो, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? हमने पढ़े क्या? अभी नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर ऐसे आता है। अब देखो यहाँ देखो, अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो स्कैनर और डिजिटाइजिंग टैबलेट। ये देखो ये टैबलेट दिख रहा है आपको, डिजिटल टैबलेट या डिजिटाइजिंग टैबलेट बोलते हैं। तो इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब मुझे बताओ, यहाँ एक ही क्वेश्चन आया है जिसमें 4 ऑप्शन है और 16 नंबर का है, तो कितने नंबर का एक होगा? 4 का होगा, तो 4 के हिसाब से एक को लिखना है। फिर देखो इंटरलेज, नॉन इंटरलेज मॉनिटर की क्वालिटी बता दिया, नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार बता दिया, एसबीजीए और एक्सबीजीए ये जो है डिस्प्ले क्वालिटी बता दिया। तो सभी को हमको समझाना, आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। और पीसी पैकेज का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं मैं अभी, है ना। चलो इसको बाद में हल करेंगे, आप पीसी पैकेज देखो। देखो यहाँ पीसी पैकेज में सबने पढ़े होंगे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ भी वही इंस्ट्रक्शन दिए, यानी कि सभी यूनिट में समान अंक है, तो उसके हिसाब से हमको लिखना है। वर्ड की मुख्य विशेषताओं को लिखिए एवं विस्तार से समझाइए। पहले तो लिखने बोल रहा है और फिर अब विशेषताएं बता, वर्ड की डेफिनेशन बता दो, विशेषता क्या क्या होती बताओ जरा मुझे। न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर उपयोग कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, मैक्रो का उपयोग कर सकते हैं। कितनी विशेषता बता थक जाओगे। तो हमको वहाँ कितनी बताना है, कितने नंबर का क्वेश्चन आया वो हमारा देखो जरा, 2 ऑप्शन आए ना एक में। इसका मतलब अगर 16 नंबर का आया है तो कितने कितने होंगे वो? 8-8 के। तो हमको वो क्वेश्चन जो लिख रहे हैं तो उससे आधे में लिखना है, यानी कि 8 में लिख रहे हैं तो आप कितने में लिखना है उसको? 4 में, ठीक है। चाहे तो आप 4 में लिख रहे हैं उसको, 8 नंबर का है तो कुछ डायग्राम भी बना देना। अब पीसी पैकेज में डायलॉग बॉक्स है कि नहीं? बहुत है, ठीक है। हर क्वेश्चन में डायलॉग बॉक्स है, मतलब वो कहीं ना कहीं आप क्लिक करते तभी काम होता है। फिर देखो एक और क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के क्या फायदे हैं? प्रिंट प्रीव्यू की बात की जा रही है, प्रिंट करना बताया था मैंने, कंट्रोल पी करते एक डायग्राम दिखता है और फिर प्रिंट की जो प्रॉपर्टी है, प्रिंट ऑप्शन को समझाना है। अब बताओ 8-8 नंबर में समझाना, दोनों में डायलॉग बॉक्स है, इनमें तो बहुत सारे निकल जाएंगे, पर 1-2 ठो बना देना इसमें भी। और हल करने के लिए समय निर्धारित होता है, इसलिए अभी से आदत डालना है।
नीचे देखो, नीचे क्या है और MS वर्ड की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सुविधा को समझाइए। कौन कौन सी होती है? बोल्ड होती है, टैलिक होती है, अंडरलाइन होती है, कितनी होती है? बहुत होती है, लगभग 10 से 12 को आप समझा देना और बता देना कैसे करते हैं। फिर देखो MS वर्ड में कितने मीनू, कितने प्रकार के होते हैं, उनको विस्तार से समझाइए। तो इसका मतलब टैब पूछ रहा है, क्या क्या? होम होता है, इंसर्ट, फिर डिजाइन नहीं होता, होम, इंसर्ट, और फिर क्या होता है? पेज लेआउट होता है क्या? नहीं, चलो जो भी होते हैं वो आप देख लेना, ठीक। उसके अलावा देखो, अब देखो ये हेडर फुटर पढ़ेंगे नहीं, फाइंड रिप्लेस। अब इन विशेषताओं को अगर आप पहले क्वेश्चन में समझा देते हो तो क्या हर्ज है? बताओ, वहां समझा देते तो ये भी विशेषता है ना, और इनमें से 4 को भी समझाना, मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करो, आपका काम खत्म। तो ऐसे पहले एक बार जो है देख लो, और देखने की क्या बात है, पहला क्वेश्चन पेपर आता था, हल करना शुरू कर देना चाहिए, पढ़ना चाहिए ज़्यादा। MS वर्ड में टेबल बनाने के तरीके कौन कौन से होते हैं? 6 तरीके बताए थे मैंने। पहला डायरेक्ट बना सकते हैं, फिर उससे बना सकते हैं, किससे? ड्रॉ से बना सकते हैं, इंसर्ट से बना सकते हैं, और किससे? टेक्स्ट लिखते उससे बनाते हैं। मतलब ये तो 3 प्रकार, 4 हो गए, एक और डायरेक्ट टेबल बनता था, यानी 5 प्रकार। तो 5 तरीके में से एक को बनाना बता देना विस्तार से, तो उससे क्या हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। देखो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, और MS वर्ड की मुख्य विशेषताओं को उदाहरण से समझाइए। फिर देखो 3 क्वेश्चन हो गए, 3 एक जैसे हो गए, तो एक एक क्वेश्चन को बार बार लिखो, याद भी हो जाएगा, वहीं पे याद करके जाओगे तभी तो लिखोगे, वहां याद करने थोड़ी जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, मैक्रो बताया मैंने, मैक्रो की रिकॉर्डिंग, उसका उपयोग बताइए, ठीक। मेलिंग लेवल और एनवेलप्स को समझाइए। अपन ने मेलिंग लिस्ट के पहले वो पढ़े थे, मेल मर्ज के पहले, मेल मर्ज के पहले 2 चीज पढ़े थे, लिफाफा बनाना और लेबल बनाना, उनको बताना है। नेक्स्ट क्या है देखो जरा, MS वर्ड में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अब ये देखो उनने क्वेश्चन गलत दिया है, सेल की फॉर्मेटिंग MS वर्ड में रहती है एक्सेल में? तो MS वर्ड की जगह एक्सेल है, थोड़ा सा दिक्कत है, समझ जाना, और नहीं तो MS वर्ड में आप कंफ्यूज हो जाओगे। या तो आप इसको कर लो, ये वाले है ना, इसको कर रहे, देखो 4-4 नंबर के होंगे ना, होंगे ना, 4 ही होंगे लगभग। और 4थी यूनिट में देखो चार्ट कैसे बनाते हैं, एक्सेल का क्वेश्चन। उसके बाद देखो फॉर्मूला फंक्शन, ये भी एक्सेल का, अंतर पूछ रहा है। और देखो अब देखो यहाँ पे है ना, इसके बदले में 4-5-6 दूसरे दे सकता है वो, ठीक। और आगे देखो क्या है, पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में स्लाइड विभिन्न व्यू को समझाई। कौन कौन से व्यू होते हैं पावर पॉइंट में? नॉर्मल व्यू होता है, लेआउट व्यू होता है, दूसरा क्या होता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, और एक स्लाइड शो होता है, रीडिंग मोड भी तो होता है क्या? 5 होते हैं, तो पूरे 5 को हमको हाँ समझाना। फिर प्रेजेंटेशन में चार्ट को विस्तार से समझाइए। अब एक्सेल में चार्ट हो, यहाँ हो, बात तो एक ही है, पर आपको प्रेजेंटेशन में समझाना है। फिर देखो नेक्स्ट क्या दिया है, पावर पॉइंट में इनको समझाना। स्लाइड शो क्या होता है, डिजाइन टेम्पलेट क्या होता है, रेडीमेड डिजाइन करे थे ना अपन ने कोई, कि भाई कोई टेम्पलेट हमने रेडीमेड डिजाइन कर लिए। फिर वीडियो इंसर्ट कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, पढ़े थे, एनिमेशन और ट्रांजिशन 2 चीज पढ़े थे। फिर हैंड आउट्स मास्टर। तो इस प्रकार आपका ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है। लिखना कैसे मैं एक दिन और बताऊंगा विस्तार से। क्वेश्चन तो ऐसा आता है, इस अनुसार ये क्वेश्चन मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक। इस अनुसार भी तैयारी कर लेना, मतलब हमने पढ़े होंगे उनको इस अनुसार आपको सेट करना है। सेट कर लोगे तो लिखने में आसान रहेगा, नहीं तो आपने पढ़े दूसरे प्रकार से। और मैंने हर दिन बोला था कि आपको प्रैक्टिकल करते समय लिख कर देखना है। PC पैकेज में कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कुछ नहीं, जो पढ़े हैं वही लिखना है ना। पर फंडामेंटल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पहला पेपर बिगाड़ना चाहिए। अच्छा, वो बताया ना मैंने, देखो 5 इकाई है। अब 5 इकाई में वो 1 यूनिट में 3 क्वेश्चन भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, और 1 भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी, ठीक है। पर नंबर वैसे रहेंगे, अगर 1 दिया तो पूरी यूनिट के नंबर एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। यदि उनने 3 दिया है तो 1 यूनिट के 3 डिवाइड किए जाएंगे, यानी कि 16 नंबर का है तो 3 पार्टीशन कितने हो गए, कोई 5 का दे देगा, 6 का, और जो 5-5 के दे देंगे, तो ऐसे हो जाएंगे। 2 दिया तो कितने कितने हो जाएंगे, 8-8 के, और 1 ही दिया तो 16 का। यदि 4 दिया उनने तो 4-4 के हो जाएंगे, बताया ना अभी ऑप्शन। तो क्वेश्चन मायने नहीं रखते, यूनिट मायने रखती है। लिखना कैसे, यूनिट वाइज लिखना हमको, ठीक है। वो मान लो उनने MS वर्ड को समझाइए, 16 का भी पूछ सकता है वो, तो आप 16 में ज्यादा पेज लिखोगे कि नहीं। और अगर उनने MS वर्ड को 4 नंबर में पूछ लिया, 16 पेज मतलब 8 पेज लिखने की जरूरत है क्या? कितना लिखोगे, 4 ही लाख का लिखोगे? नहीं, आंसर तो हमने पूरा याद करके आए, पूरा टिप डाले, और पूरा टिपने के चक्कर में समय गया। 4 नंबर के लिए आपने उतनी मेहनत कर ली, बाकी 16 गए। तो इसलिए लिखना कैसे वो हम एक दिन और देखेंगे, ठीक है। तो बाकी सबको निमंत्रण डाल देना, और निमंत्रण स्पेशली डालना है, उनको बताना है कि जरूरी है,
पटवारी तो बाद में बनोगे, अभी पीजीडीसी है। ठीक है, चलो और कोई दिक्कत किसी को?